Good evening, everyone. Now, we are about to do the strangest thing in the world, because the whole world is talking about the current budget, right? Finance Bill 2017. And fortunately or unfortunately, we are going to talk about the earlier budget, that is the Finance Bill 2016. Because that is the budget which was relevant budget for the assessment year 17-18, and you can say for the May 2017 attempt and the November 2017 attempt. Now, I don't know if somebody had a view at the budget today. एटलीस्ट वो व्हाट्सएप पे या कहीं ना कहीं आपने सोशल मीडिया पे अपडेट्स बहुत सारे पढ़े होंगे कि ऐसे अमेंडमेंट्स आए और दैट वे. नाउ व्हाट एवर यू हैव स्टडीड एंड कम अक्रॉस दैट हैज नो रिलेवेंस फॉर दिस मे एंड नवंबर 2017 अटेम्प्ट, येट यू शुड नो इट एज अ प्रोफेशनल. तो जानकारी होना अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कंफ्यूजन होना बुरी बात है. तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि वो एप्लीकेबल है या नहीं. वॉट एवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज स्पेसिफिकली द लास्ट ईयर्स बजट, एंड दैट वाज द बजट विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दिस करंट यूपीए गवर्नमेंट. सबसे इंपॉर्टेंट बजट जो था वो लास्ट ईयर का ही बजट था, क्योंकि वो उनका थर्ड बजट था, हम कह सकते हैं. इलेक्शन के बाद 2014 में उन्होंने एक बजट दिया था. 2014 वाला जो बजट था, अभी वो तो इनफैक्ट इलेक्शन के जस्ट बाद था. दे वॉन एंड जस्ट आफ्टर दैट इट वाज देयर. तो कोई खासा उसमें अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस भी नहीं किए गए और वो रेडी भी नहीं थे, उनका माइंडसेट भी नहीं था. 2015 वाला जो बजट था, अगेन बहुत ज्यादा वो प्रिपेयर्ड माइंड से नहीं दे पाए, तो उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे. 2016 was the year, you can say, the most eventful year of the government, जिसमें उन्होंने कई सारी स्कीम्स लॉन्च की, डीमोनेटाइजेशन किया और भी कई सारी चीजें की. So 2016 the most eventful year and the most important budget of the government, the third budget. अभी 2017 का जो बजट आया है वो बजट, और अगले साल एक और बजट ये गवर्नमेंट देगी, 2018 का बजट. ये अभी हम कह सकते हैं कि अब वो इट इज टुवर्ड्स दी बॉटम साइड ऑफ द पिरामिड, द गोइंग आउट ऑफ द पिरामिड. कि हमने अच्छा किया बहुत. आई डोंट नो इफ यू हैव वॉच्ड इट, यू वुड हैव कम अक्रॉस. शुरू के आधे घंटे पौन घंटे उन्होंने यही बताया कि बहुत अच्छा किया सरकार ने, सब कुछ बहुत अच्छा कर रही है और बहुत अच्छा अचीव कर रही है. तो इस साल और अगले साल तो चुनावी टाइप का ही बजट आएगा. वैसे भी अभी चुनाव है यूपी में, तो उसको ध्यान रखते हुए ये चुनावी ही है बजट. खास बजट जो लास्ट ईयर का था वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड वन कैन थिंक ऑफ दैट बजट इन द लाइट ऑफ द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स इटसेल्फ, जो बहुत सिग्निफिकेंट थे. 2016 में जो उन्होंने फाइनेंस बिल 2016 प्रेजेंट किया था, उस साल इनफैक्ट बजट वो फरवरी के लास्ट में आता था, जैसे हमेशा आता था. तो फाइनेंस बिल 2016 जब प्रेजेंट किया था, इट हैड अ गुड नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, मोर देन 100 अमेंडमेंट्स. और सबसे टिपिकल चीज जो हुई थी वो ये हुआ था कि फाइनेंस बिल आने के बाद भी उन्होंने फाइनेंस बिल को ही अमेंड किया, जो कि हर साल होता है और एक आध अमेंडमेंट होता है उसमें, पर उसमें 66 अमेंडमेंट्स उन्होंने किए. इन ऑल इनकम टैक्स एक्ट में टोटल 156 अमेंडमेंट्स दे हैड ब्रॉट बाय द फाइनेंस एक्ट 2016. वन ऑफ द, यू कैन से, मोस्ट बिगेस्ट अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स व्हिच हैव कम अक्रॉस ओवर एटलीस्ट अ डिकेड. तो एक बहुत बड़ा बजट था लास्ट ईयर का, इसीलिए हमने तय किया कि उसको एट लेंथ ओवर अ नंबर ऑफ डेज हम डिस्कस करेंगे. दैट इज हाउ वी हैड डिसाइडेड. इसी तरीके से कुछ और इवेंटफुल चीजें हुई थी जिसके कारण गवर्नमेंट हैड टू टेक अ बैक स्टेप. नाउ पुरानी गवर्नमेंट से लोगों को बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, ठीक है.
वो कंप्लेंट्स में से एक प्रोमिनेंट कंप्लेंट थी गवर्नेंस की, और पुरानी गवर्नमेंट जो भी कर रही थी वो गलत लग रहा था लोगों को कि ये तो गलत कर रहे हैं, वॉट एवर दे वर डूइंग वॉज रॉन्ग, दैट वॉज अंडरस्टूड दैट वे कि जो भी कर रहे हैं वो गलत है। अभी अब नई गवर्नमेंट जब आई तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत प्रोमिनेंट थी कि एक अच्छा गवर्नेंस मिलेगा हमको, मोदी जी की लीडरशिप में देश का विकास होगा, क्योंकि उनका एजेंडा ही ये था। तो देश का विकास होगा, लोगों की बेहतरी होगी, लोगों की समस्याओं को सरकार समझेगी और उनको प्रॉपर सॉल्यूशन देगी, ऐसा सोचा गया था जब नई गवर्नमेंट आई थी। एंड टैक्स के एंगल से एक बहुत ही बड़ी विचित्र सी चीज हुई थी, जिसके कारण गवर्नमेंट हैड टू टेक अ बैक सीट, और गवर्नमेंट का बड़ा बुराई हुई थी उसके कारण। बहुत मतलब तो 1.5 साल पुरानी बात हो गई, इफ समबडी रिमेंबर्स इट दैट वे। उस समय क्या हुआ था कि एक टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर होती है, तो 30 सितंबर की जो ड्यू डेट थी उसको उन्होंने एक्सटेंड करने की बातें चल रही थी, क्योंकि उनका रिटर्न का फॉर्म ही ड्यू डेट के 10-15 दिन पहले आया था। आई डोंट नो पीपल वुड हैव कम अक्रॉस दिस इन द ऑफिसेस, थैंकफुल। नाउ उस समय ऐसा हुआ था कि 10-12 दिन पहले रिटर्न का फॉर्म आया, और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जब आपने रिटर्न का फॉर्म ही इतने लेट दिया है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि पीपल रिटर्न अभी सब फाइल कर पाएंगे, तो बेटर इज यू एक्सटेंड द ड्यू डेट। गवर्नमेंट वाज एडमेंट, और उनका कहना था हम तो ड्यू डेट नहीं बढ़ाएंगे। लोगों ने रिक्वेस्ट किया, एक बार रिक्वेस्ट किया, कुछ लोगों ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि सर गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो पता चला गुजरात हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया जिसमें कहा कि ठीक है ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो गवर्नमेंट ने बड़ा विचित्र इंटरप्रिटेशन दिया कि तो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला है, तो गुजरात में ड्यू डेट एक्सटेंड कर देते हैं। फिर उसके बाद पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का आ गया, तो उन्होंने कहा पंजाब हरियाणा की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई। ऐसे जहां जहां के हाई कोर्ट के फैसले आने लगे, वहां के गवर्नमेंट का कहना था कि वहीं की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है, आपको तो 30 सितंबर तक ही रिटर्न भरना है। ऐसा थोड़ी होता है, आपको रिटर्न के लिए तैयार रहना था पहले से, जैसे ही हमने फॉर्म दिया उसी रात को आपको रिटर्न अपलोड कर देना था हमारे फॉर्म में, आपने क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट वाज एडमेंट। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि 30 सितंबर होने के 2 दिन बाद उन्होंने कहा ड्यू डेट बढ़ा देते हैं। तो 30 सितंबर जब निकल गया, उसके बाद ड्यू डेट बढ़ाने का क्या मतलब निकलता है? तो बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी प्रोफेशनल्स के बीच में ऑफ द प्रेजेंट गवर्नेंस एंड देयर गवर्नेंस, और ये समझा गया कि ये भी ऐसे ही हैं, और कोई अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अपन मतलब ज्यादा एंथुजियास्टिक अपना एक्सपेक्टेशन था, ऐसा कुछ होना नहीं है। मतलब द प्रेजेंट गवर्नमेंट विल हैव द सेम गवर्नेंस। तो गवर्नमेंट हैड टू रादर मिस्टर मोदी हैड टू स्टेप इन एंड गिव डायरेक्शंस टू द पीपल ओवर देयर कि हमको एक अच्छे गवर्नेंस की वहां पर मिसाल तय करनी है टैक्स डिपार्टमेंट में। और उन्होंने एक रेजिम चालू की, गुड गवर्नेंस की रेजिम चालू की, जिसमें उन्होंने बहुत सारे सर्कुलर्स दिए, करीबन 50 से ज्यादा उन्होंने 3-4 महीने में सर्कुलर दे डाले, और इतने ही नोटिफिकेशंस दे डाले। तो जो भी ग्रे एरियाज थे, लिटिगेशन के एरियाज थे, कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज थे, कंफ्यूजन्स थे, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। सो दैट वाज अनदर स्टेप। इस साल इसी कारण से करीबन 30-32 ऐसे सर्कुलर्स हैं जो अपने लिए बहुत ज्यादा काम के हैं, जो इंस्टीट्यूट ने उनकी लेटेस्ट बुकलेट में भी दिए हैं, जो हमको पढ़ना है। वैसे 100 से ज्यादा आए हैं टोटल, पर रेलेवेंट जो हैं वो 30-32 हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके अलावा गवर्नमेंट का एक एजेंडा फिक्स था, और वो फिक्स एजेंडा था डिजिटलाइजेशन, डिजिटल इंडिया, डिजिटलाइजेशन, एक उनका प्रपोजल था। एक प्रपोजल उस समय पिछले बजट के समय चल रहा था, आजकल उसकी ज्यादा कोई बात नहीं होती है। स्टार्टअप, नए बिजनेस को स्टार्टअप करने पे हम आपको इंसेंटिव देंगे, ऐसे पिछले बजट के समय 10-12 उनके अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे थे जिसको प्रमोट करना चाहते थे। अभी वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ भगवान जाने, पर जो भी है वो प्रोजेक्ट उस समय थे। आज अपन को 1 साल बाद उसकी बात करनी पड़ रही है, क्योंकि मैंने कहा अपन एक स्ट्रेंज चीज कर रहे हैं, पूरी दुनिया इस बजट की बात कर रही है, बट वी हैव टू टॉक अबाउट दी अर्लियर बजट। तो ये कुल मिला के चीजें हैं।
इसके अलावा केस लॉज इंस्टीट्यूट अपने देती रहती है, हजारों केसेस आते हैं, उसमें से सिलेक्टेड कुछ केसेस देती है। एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 30-35 ऐसे केसेस हैं जो आईसीएआई ने नए दिए हैं, अराउंड 30 केसेस, प्रिसाइज बोलोगे तो 26 केसेस हैं जो आईसीएआई ने नए दिए हैं। तो ये अपने लिए एक एजेंडा है फॉर दिस डिस्कशन, एंड दिस इज वन ऑफ द कोर पोर्शंस one has to talk about in the, whenever you talk about the amendments, these are the things you have to talk about. The amendments in the Income Tax Act, the circulars and the case laws. Case law वैसे 160 ऐसे कोई केस लॉ हैं, और उसमें से नए जो उन्होंने दिए हैं जो अपन ने नहीं पढ़े हो सकते हैं वो 30 के आसपास है। अब ये सब चीजें कंसोलिडेटेड वे में हमें देखनी भी चाहिए, समझनी भी चाहिए, एग्जाम के एंगल से सोचना चाहिए कि इसमें क्या पूछा जाएगा, और खास बात है कि फिर उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल्स अपने को देखने चाहिए। नाउ इफेक्टिवली, वैसे मैंने कहा 150 से ज्यादा अमेंडमेंट है, 156 है, पर इन इफेक्ट हम जो हमारा एजेंडा रहेगा, व्हाट वी विल डू, एवरी डे वी विल टॉक अबाउट अ बिग अमेंडमेंट एंड देयर विल बी सम स्मॉल अमेंडमेंट्स जिसकी हम बात करेंगे। छोटे छोटे बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, बड़े अगर आप गिनोगे तो यू कैन काउंट 6 अमेंडमेंट्स आर देयर इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो 6 बड़े अमेंडमेंट की बात करेंगे, 6 दिन अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे और 6 दिन में बड़े अमेंडमेंट्स की बात करेंगे। एक दिन सर्कुलर्स एंड केस लॉस पढ़ेंगे और एक दिन हम बात करेंगे ऑफ दी, एक दिन सर्कुलर्स पढ़ेंगे और एक दिन केस लॉस पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अपना फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से अपन प्रोसीड करेंगे। अमेंडमेंट्स में रोज एक बड़ा अमेंडमेंट पढ़ेंगे, सो देयर विल बी मेजर 6 अमेंडमेंट्स विच यू कैन एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। यू शुड बी श्योर कि ये एग्जाम में आएगा, इतने इंपॉर्टेंट है वो, सिग्निफिकेंट है। और उसके अलावा छोटे छोटे जिसमें से आपने को कुछ नहीं पता क्या आ जाएगा, तो वो भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स हम पढ़ेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट्स, फर्स्ट अमेंडमेंट्स में करंट ईयर मतलब फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18 the rates of tax was one of the things which was important. Now as such अभी 3-4 साल से एक स्टैंडर्ड उनका चला आ रहा है और वही रेट पर वो टैक्स ले रहे हैं। आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव गॉट दैट सेट ऑफ नोट्स, नॉट गॉट इट, आई विल गेट इट अरेंज्ड। पिछले समय में पिछले 3 साल से करीबन एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स उनका चला आ रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। जैसे इंडिविजुअल के लिए 2.5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट होती है, 2.5 लाख से 5 लाख तक का 10% होता है, 5 लाख से 10 लाख तक का 20% होता है, और 10 लाख से ऊपर का जो इनकम होती है वो 30% होती है। तो वो पहले भी था, अभी भी है, एंड दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग इट। ऐसे ही कंपनी के टैक्स रेट जो हैं वो फ्लैट 30% रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग जो बेसिक टैक्स रेट्स हैं, दे हैव बीन कीपिंग द रेट्स ऑफ टैक्स ऑन अ स्टैंडर्ड, ऑन अ स्टैटिक बेसिस। तो चेंजेस क्या आए हैं वो अपने को ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, उसको सोचना चाहिए। नाउ चेंजेस में एक बहुत बड़ा चेंज पिछले साल आया था और वो था सरचार्ज। इनफैक्ट सरचार्ज को पिछले 5 सालों में अगर आप देखोगे तो सरचार्ज का स्कोप बहुत बढ़ा दिया गया है। गवर्नमेंट कभी भी रेट ऑफ टैक्स अब नहीं बढ़ाना चाहती है, टैक्स बढ़ाने की जगह सरचार्ज बढ़ा दो, एड ऑन बढ़ा दो, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। एक तो लोगों को लगा 30% ही लग रहा है इनकम टैक्स, पर सरचार्ज मिला के 30 को 32 कब कर दिया पता ही नहीं चला, और 32 को 35 कब कर दिया वो भी नहीं पता चला। तो गवर्नमेंट इज एक्चुअली इंक्लाइन टू इंक्रीज दी सरचार्ज। सरचार्ज बढ़ाने का एक और फायदा ये होता है कि जब सरचार्ज का रेट बढ़ाया जाता है तो सरचार्ज का पूरा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। टैक्स में तो क्या होता है कि टैक्स इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी सेंटर गवर्नमेंट एंड दी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसलिए गवर्नमेंट को अगर खुद का पैसा ज्यादा चाहिए तो गवर्नमेंट हमेशा यही करती है कि टैक्स का रेट तो वही रखती है, सरचार्ज, कृषि कल्याण सेस, वो पता नहीं कौन कौन से सेस ले आती है, वो सर्विस टैक्स में ज्यादा लेके आ रहे हैं। इनकम टैक्स में तो अपना एजुकेशन सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस ही है, जो पहले भी था अभी भी है। इस साल के बजट में
सबसे पहला अमेंडमेंट जो हाईलाइटेड अमेंडमेंट था फाइनेंस एक्ट 2016 में, दैट वाज द चेंज इन द रेट ऑफ सरचार्ज. नाउ you can just refer to that sheet because most of you would be getting it till now. You would have got it. तो आप जब देखोगे नोट्स की शीट में पेज नंबर 10 पर दिया गया है सरचार्ज के रेट्स. Now as a matter of fact पिछले सालों तक जनरली हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज होता था 15%, 12%, 12. However, इस साल उन्होंने सरचार्ज का रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया फॉर नॉन कॉर्पोरेट्स. तो एक तरफ तो सरकार बात करती है कि हम इंडिविजुअल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, नए बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सरकार इंडिविजुअल के टैक्स रेट को बढ़ाती जा रही है, उनको बल्कि कोई इंसेंटिव नहीं दे रही है. तो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ही खुद क्लियर नहीं है. व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे आर डूइंग उनको समझ नहीं आ रहा है. तो अभी सरचार्ज का जो रेट है अब इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्संस, मतलब 7 कैटेगरी में से 4 कैटेगरी होगी बेसिकली. इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्संस. इनके लिए जो सरचार्ज का रेट है 1 करोड़ तक की इनकम पे तो निल है, और 1 करोड़ से ऊपर की अगर इनकी टोटल इनकम होती है तो अब सरचार्ज का रेट रहेगा 15%. अब मतलब फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18. ठीक है, आई वांट टू बी वेरी क्लियर कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो 17-18 असेसमेंट ईयर की कर रहे हैं. फिर उसके बाद उन्होंने बतलाया कि अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर कोई फर्म है या लोकल अथॉरिटी है तो उनके लिए 1 करोड़ तक की इनकम पे तो सरचार्ज नहीं रहेगा, और 1 करोड़ से ज्यादा अगर इनकम होती है तो सरचार्ज रहेगा एट द रेट ऑफ 12%. ठीक है, सरचार्ज इज ऑलवेज लेविड ऑन टैक्स. सो इफ आई से 12%, इट विल बी 12% ऑफ टैक्स. देन फर्दर, इन द केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं उसको और डिफाइन करेंगे अपन. डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 1 करोड़ तक की इनकम है तो सरचार्ज नहीं रहेगा. 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच अगर इनकम है तो सरचार्ज रहेगा 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज रहेगा 12%. कोई चेंज नहीं है. आप जब वो शीट देखोगे अमेंडमेंट वाली तो वहां आपको प्रिसाइज हो जाएगा कि सिर्फ रेट जो चेंज हुआ है वो यही हुआ है, 12 को 15 कर दिया है, बाकी देयर इज नो चेंज एट ऑल. ठीक है. फिर उसके बाद है फॉरेन कंपनीज, 1 करोड़ तक की इनकम देयर इज नो सरचार्ज. 1 करोड़ से 10 करोड़ 2% ऑफ टैक्स, और 10 करोड़ से ज्यादा की टोटल इनकम 5% ऑफ टैक्स. सो ये आपका सरचार्ज हो गया. इस साल फाइनेंस एक्ट 2016 में जो बजट आया था उस समय फाइनेंस एक्ट 2016 के समय, फाइनेंस एक्ट 2016 के समय व्हाट हैपेंड इज टैक्स रेट में 3 चेंजेस थे. उसमें से एक चेंज आपके सामने है, सरचार्ज का रेट चेंज हो गया. अभी दूसरा चेंज जो आया था वो भी छोटा सा चेंज है. आज का मतलब आज का अमेंडमेंट नहीं है, आज एक बड़ा अमेंडमेंट पढ़ेंगे वो नहीं है. और एक 87A की रिबेट थी विच हैज बीन अर्लियर, इट वाज आल्सो देयर, अभी भी है. ओल्ड लॉ क्या था वो समझना इंपॉर्टेंट है, और उसी कंटेक्स्ट में न्यू लॉ समझना चाहिए. ओल्ड लॉ ऐसा कहता था कि अगर कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो उसको रिबेट मिलेगा 87A का, और 87A सेक्शन के अंतर्गत रिबेट मिलेगा टैक्स या ₹5,000 विच एवर इज, सॉरी टैक्स और ₹2,000 विच एवर इज लेस, इतना रिबेट उसको मिलेगा. हावेवर पिछले साल उन्होंने इस रिबेट को 2,000 से इंक्रीज करके कर दिया था
5000. So for the assessment year 17-18 one should think of the rebate as 5000. मिलेगा तभी जब इनकम 5 लाख तक की है, और वो भी सिर्फ इंडिविजुअल को, और वो भी सिर्फ रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलेगा. तो रेसिडेंट इंडिविजुअल टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की है, उसी को रिबेट मिलेगा. और अगर रिबेट मिलेगा तो वो रहेगा टैक्स या 5000 रुपए, विच एवर इज लेस. ये रहेगा रिबेट का क्वांटिफिकेशन इन द न्यू लॉ. यू कैन से आफ्टर द फाइनेंस बिल 2016 was passed for the assessment year 17-18. So अपने मई और नवंबर अटेम्प्ट के लिए ये रेट है. याद रखना 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% नहीं याद रखना है, वो सीए बनने के बाद याद रखना है. अभी का रेट ये है, अभी का रेट है 2.5 लाख तक एग्जाम्प्ट, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10% एंड दैट वे. ठीक है. एंड दिस थिंग रिबेट का जो अमाउंट है वो 5000 है फॉर द असेसमेंट ईयर 17-18. एंड देन तीसरा अमेंडमेंट जो आया था लास्ट ईयर के बजट में, जो कि आज का मेजर अमेंडमेंट है, आज का बिगेस्ट अमेंडमेंट जो अपने को पढ़ना है वो ये है. मैं आपको इसीलिए सजेस्ट करता हूं कि आप हाईलाइट कर लो, मार्क कर लो या कहीं लिख लो कि 6 अमेंडमेंट्स हैं जो कोर हैं, अपने को रोज का एक अमेंडमेंट लेके पढ़ना है. तो आज का कोर अमेंडमेंट है डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट. डोमेस्टिक कंपनी, उसके ऊपर टैक्स किस रेट से लगेगा. और ये बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग और बड़ा विचित्र से इतने सारे रेट दे दिए उन्होंने, जो कि ध्यान रखने चाहिए. सिंपल बात पहले करता हूं, जो पहले थी, फिर उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूं, फिर उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करता हूं, कुछ एग्जाम्पल और लूंगा, फिर जो गवर्नमेंट की फिलॉसफी है वो मतलब बता दूंगा मैं. नाउ ओल्ड लॉ में क्या होता था कि डोमेस्टिक कंपनी अप टू द असेसमेंट ईयर 16-17 होता यह था कि डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट होता था 30%, सरचार्ज तभी लगता था जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है. 1 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज होता था 7%, और 10 करोड़ से ज्यादा इनकम होती थी तो सरचार्ज लगता था 12%. और एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस was of course there and it was at the rate of 3% of tax plus surcharge. पहले था, कोई टेंशन नहीं थी, ये था डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट. अब फॉरेन कंपनी का भी टैक्स रेट बता देता हूं. ओल्ड लॉ में फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट हुआ करता था वो था फॉरेन कंपनी के लिए रेट 40%. सरचार्ज तभी लगता था जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती थी. अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज होता था 2%. अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज होता था 5%. एंड एजुकेशन एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस वाज ऑफ कोर्स 3% ऑफ द टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी. फॉरेन कंपनी के टैक्स रेट्स यही थे, हैं, कोई चेंज नहीं है. जो भी चेंजेस आए हैं वो डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट में आए हैं. द न्यू गवर्नमेंट ऑन डे 1 केम विथ अ प्रॉमिस. पहले बजट में ही उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था, प्रॉमिस क्लियर कर दिया था. उनका कहना था कि सर, कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो कि 30% है हमारे यहां, आने वाले 4 साल में हम उसको 25% कर देंगे. एकदम क्लियर बात. 4 साल में कंपनी का टैक्स रेट 30 की जगह हम 25 कर देंगे, जो उन्होंने अश्योर भी किया. पर उसके लिए उन्होंने एक और राइडर ऐड किया था. वो राइडर ये था कि फिर आपको कोई और इंसेंटिव वगैरह नहीं क्लेम करना पड़ेगा. सी देखो, एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो चीजें आपको कही जा रही है, आप अगर उसको प्लेनली समझो फेस वैल्यू पे, तो आपको अच्छा लगेगा. यार, कंपनी का टैक्स रेट 30 की जगह 25 कर देंगे. पर आपको जो कहा जा रहा है उसको आप फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट ना करके उसकी रियलिटी को समझो, तो आपको शायद अच्छा नहीं लगे. इट मे बी अ टेरिबल थिंग
टू थिंक ऑफ दैट। मोदी जी ने कहा कि मैं मैट का रेट 18.5% से 25 कर दूंगा। मैट हम 18.5% लेते हैं, 25% कर दूंगा। कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कंपनी का रेट 30 की जगह 25 कर दूंगा, अच्छा लगेगा। अब उन्होंने क्या कहा उसको समझना। उन्होंने कहा कि मैं कंपनी का रेट 30 की जगह 25 कर दूंगा, पर अगर आप 25% पे टैक्स देना चाहते हो तो इनकम टैक्स का कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। मतलब बुक प्रॉफिट पे 25% ले लूंगा, इनकम टैक्स का कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, मतलब बुक प्रॉफिट पे 25% ले लूंगा। तो सीधी तरीके से मैट का रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने मैट का रेट बढ़ाने की जगह कह दिया कि मैं तो कंपनी का रेट 25% कर रहा हूं। तो ऑटोमेटिक बात ये हो गई कि वो मैट का रेट उन्होंने 25 कर दिया। और इस साल के बजट में और उन्होंने ये बात क्लेरिफाई कर दी मिस्टर अरुण जेटली ने। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में सोच रहे हैं कि मैट ही हटा दें, क्योंकि 25% रेट करने ही वाले हैं हम लोग, ठीक है, डायरेक्टली थोड़ी बोल सकते। उन्होंने इनडायरेक्टली बड़ा डेकोरेटेड लैंग्वेज में उसको पुटअप किया। एंड सी व्हाट दे आर सेइंग, अगर फेस वैल्यू पे उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको अच्छा लगेगा, पर अगर फेस वैल्यू से हटके सोचोगे किया क्या उन्होंने, तो समझ आएगा कि ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, ठीक है। दैट इज व्हाट गवर्नमेंट हैज डन। वो गवर्नमेंट से उनकी पॉलिसी है, उनका डिसीजन है, वो उनको तय करना है। अभी what the present government did in the last budget finance act 2016, उन्होंने इस प्रॉमिस को रखते हुए कि आने वाले 4 साल में मैं कंपनी का रेट कम कर दूंगा, 25% कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं कि 30 की जगह रेट कर देते हैं 29। 30 है, 4 साल में 25 करना है, तो अभी 30 की जगह कर देते हैं 29, और फिर धीरे धीरे 25 करते जाएंगे। और लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि आपको अनकंडीशनल मिले। जीवन में एवरीथिंग कम्स आउट विद अ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। तो उन्होंने भी कुछ कंडीशंस दी। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होगी तो रेट ऑफ टैक्स हो जाएगा 29% इंस्टेड ऑफ 30%। डोमेस्टिक कंपनी जनरली द रेट इज 30%, हाउएवर इन सम स्पेशल केसेस द रेट ऑफ टैक्स विल बी 29%। और वो एक ही कंडीशन है, अगर आप छोटी कंपनी हो। छोटी कंपनी मतलब जो कंपनी का प्रीवियस ईयर 14-15 का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अभी 5 करोड़ था, ये भविष्य में उसको सुना होगा इस बजट में, इग्नोर। अभी 5 करोड़ था, तो प्रीवियस ईयर 14-15 का अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको जो टैक्स रेट लगेगा वो लगेगा 29%। तो वैसे 30% है, अब टैक्स रेट 29% छोटी कंपनीज के लिए जिनका टर्नओवर करंट ईयर का नहीं, करंट ईयर तो है प्रीवियस ईयर 16-17। प्रीवियस ईयर 16-17 का टर्नओवर नहीं देखना है अपने को, प्रीवियस ईयर 15-16 का भी टर्नओवर नहीं देखना है, प्रीवियस ईयर 14-15 का टर्नओवर दिख रहा है। मतलब करंट ईयर के भी 1-2 साल पहले का टर्नओवर देखना है। ऐसा क्यों किया उन्होंने पता नहीं, उनके मन में था, कर दिया। उनने कहा कि भाई प्रीवियस ईयर 14-15 का टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको टैक्स रेट 30 की जगह 29, और फिर सरचार्ज वर्चार्ज जो लगता है वो लग जाएगा। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा हो कि क्या करेंगे, मतलब 30 करेंगे या 29, तो अभी थोड़ा ही कंफ्यूजन है। उन्होंने फिर आगे और कहा, बात तो पूरी करनी पड़ेगी ना, कंफ्यूजन का ही मजा है। आगे उन्होंने और कहा कि वैसे तो टैक्स का रेट 30% है, पर हम 29 कर देते हैं अगर आपका छोटा टर्नओवर है, नॉट मोर देन 5 करोड़। एंड एक कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, सेक्शन 115BA। दिस सेक्शन इज अ लैंडमार्क, अ लैंडमार्क। और ये जो सेक्शन है 115BA, ये गवर्नमेंट की वो फिलॉसफी को पुटअप कर दिया उन्होंने कि आपका जो टैक्स रेट रहेगा वो 30% की जगह हम 25 कर देंगे, और कर भी दिया पिछले ही बजट में, पर तब 25% जब आप इनकम टैक्स का कोई इंसेंटिव नहीं क्लेम करते हो, आपको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा और आपका टैक्स रेट हो जाएगा 25%। इफ कंडीशंस ऑफ सेक्शन 115BA आर सेटिस्फाइड, द रेट ऑफ टैक्स फॉर कंपनीज विल बी 25%। डोमेस्टिक कंपनी, इसके सेक्शन को अपन कहते हैं न्यू डोमेस्टिक कंपनीज।
न्यू डोमेस्टिक कंपनीज जो है उनका टैक्स रेट रहेगा 25%। न्यू डोमेस्टिक कंपनी क्या है, आप देखोगे आपको ये जो शीट दी है उसका अनेक्जर जी, विच इज आई थिंक ऑन पेज 14, राइट। अनेक्जर जी, उसमें कंडीशंस दी है और आईसीएआई को कुछ नहीं करना है, उनको सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा। उनको सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो व्हाट विल हैपन इज वो सिर्फ इसकी थ्योरी पूछ लेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करने पे 25% लगेगा। और अगर उनको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछना होगा, थोड़ा हाईफाई, तो वो तो पूछ लेंगे कि कंपनी है और उसका इतना टर्नओवर है, बताओ किस रेट पे टैक्स लगेगा। तो थोड़ा हाईफाई क्वेश्चन इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो जैसा भी होगा अपन उसकी बात करते हैं। एक बार जरूर देखो अनेक्जर जी एंड सी द कंडीशंस ओवर देयर। द रेट ऑफ 25% विल अप्लाई only and only if the following conditions are fulfilled. Condition number 1, this company is set up and registered on or after 1st March 2016. 1 मार्च 2016 या उसके बाद सेटअप हुई है। न्यू डोमेस्टिक कंपनी, पिछला बजट वो लाए थे 28-29 फरवरी को, तो उसके अगले दिन से 28 फरवरी के बाद। मजा तो उसको आ गया होगा जिसने 27 फरवरी की शाम को कंपनी बनाई होगी, उसको मजा ही आ गया होगा कि अपन तो कंपनी बना के उलझ गए। पर जो भी है, द न्यू प्रोविजन अप्लाइज टू 1st मार्च 2016 ऑनवर्ड्स। दूसरी कंडीशन, मोदी जी का तब बजवर्ड चल रहा था मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया को वो प्रमोट कर रहे हैं। अभी दे हैव सेड इट फॉर अ ईयर एंड नाउ दे से कि इंडिया इज दी नाउ द 6th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। इस बजट में उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है, स्टैटिस्टिक्स दिया है। वर्ल्ड में 6th रैंकिंग है इंडिया की मैन्युफैक्चरर्स में। तो डेफिनेटली वी हैव ग्रोन फॉर दैट फिलॉसफी ऑफ मेक इन इंडिया। इस बजट में उन्होंने पिछले साल जो कहा था कि आपको न्यू डोमेस्टिक कंपनी बनानी है और ये न्यू डोमेस्टिक कंपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करेगी, वो है मैन्युफैक्चर। इट शुड बी एंगेज्ड इन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल और थिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होना चाहिए और ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि अपन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी कर लें और साथ में छोटा मोटा साइड से कुछ भी कर लें। साइड से कुछ नहीं चलेगा। यू हैव टू डू ओनली एंड ओनली वन बिजनेस, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फिर थर्ड कंडीशन जो यहां दी गई है, थर्ड कंडीशन इज दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर द रेट ऑफ 25% only and only if you don't claim incentives under the varied sections of the income tax act. वहां पे आपको देखने को मिलेंगे आधा इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ है, 10AA, एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलावेंस अंडर सेक्शन 32AC, 32AD, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर 35, 35AC, 35AD, 35CCC, CCD, चैप्टर 6 है पार्ट सी। तो टेक्निकली आप इनकम टैक्स के इंसेंटिव नहीं क्लेम कर रहे हो, मतलब वो आपको मैट लगाएंगे 25% पे। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन भी जो है आप वो मेहनत से निकालते हो ना, सब ब्लॉक लॉक कंसेप्ट और पूरा आर्टिकलशिप में किया है। उन्होंने कहा नहीं, अगर ये वाली कंपनी है तो इसका डेप्रिसिएशन भी हम अलग फॉर्मूला से निकलवाएंगे। टेक्निकली वो शेड्यूल 3 वाला जो डेप्रिसिएशन होता है ना कंपनीज एक्ट का, शेड्यूल 2 रेड विद शेड्यूल 3, वो वाला लगवा देंगे ऐसा मेरे को लगता है, अभी पक्का नहीं हुआ है। तो शेड्यूल वाला कंपनीज एक्ट का ही डेप्रिसिएशन भी ले लो, 25 देना है तो कम डेप्रिसिएशन लो, फिर ज्यादा मत लो। फिर उसके बाद है ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ये फालतू की कंडीशन है। नई कंपनी बनाई तो इसमें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कहां से होगा, पर पता नहीं उनके दिमाग में कुछ भी, मतलब कुछ तो डालना ही है, कुछ उल्टा सीधा नहीं कर लो। तो उन्होंने कहा कोई पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस वगैरह डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो पुराना कहां से आएगा, कंपनी नहीं बनानी अपने को, पर लिखा है मैं पढ़ देता हूं, नो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इन दिस सेक्शन शैल बी कैलकुलेटेड। मतलब पुराने समय में कोई 35AD क्लेम कर रहा होगा तो उसको नहीं मिलेगा। पुराने समय में कहां से होगा वो, पर जो लिखना था लिख दिया। सच लॉस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन फुल इफेक्ट ऑफ। फिर कंपनी शैल ऑप्ट इन, अभी ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये सेक्शन जो है 115BA ये ऑप्शनल है, इट इज नॉट अ मैंडेटरी सेक्शन, इट इज एन ऑप्शनल सेक्शन। अगर कोई असेसी है सेक्शन 115BA में, अगर वो 25% देना चाहता है,
उसकी मर्जी, उसको लगता है कि मेरे जीवन में सब मैंने अचीव कर लिया है, तो अब 25% पे देने को तैयार है वो, तो दे दे भाई। 25% पे अगर वो टैक्स देना चाहता है तो ही शुड ऑप्ट इन बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसको एओ को बताना पड़ेगा कि साहब मैं 25% पे टैक्स दूंगा, और ये जीवन में एक बार का ऑप्शन है। इफ यू ऑप्ट इन यू आर इनटू 25%। शादी है ये, ठीक है, आपने तय कर लिया कि 25% दूंगा तो ऑप्ट आउट नहीं कर सकते, 25% पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द प्रोपोजिशन यू हैव देयर, ठीक है। वहां पे लिखा भी है दीज प्रोविजन शैल ओवरराइड इवन मैट। जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैट के तो 25 लगा रहे हो, दे विल ओवरराइड मैट, मतलब इसको मैट नहीं लगेगा, ऐसा उनका कहना है। नहीं लगेगा मतलब वो जरूरत ही नहीं है मैट की, मेरा ऐसा कहना है। और फिर दिस इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन, इफ द कंपनी ऑप्ट्स इन इट कैन नॉट ऑप्ट आउट ऑफ द सेक्शन। तो एक बार आप इसमें आ गए 25% में, तो आपको इसी सेक्शन में टैक्स देना पड़ेगा एट 25%। ये सारी की सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तो ही न्यू डोमेस्टिक कंपनी का रेट है 25%। आप देखो कंडीशंस, और कोई बहुत ऐसी लंबी चौड़ी कंडीशन नहीं है। कंपनी शुड बी सेटअप ऑन और आफ्टर 1 मार्च 16, इट शुड बी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इनकम बेस्ड इंसेंटिव्स आप नहीं क्लेम कर रहे हो, 10AA, 80IA वगैरह। चौथी कंडीशन है कि आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह सेट ऑफ का कोई इंसेंटिव नहीं ले रहे हो। पांचवी कंडीशन है कि डिप्रिसिएशन भी अलग फॉर्मूला से मिलेगा। छठी कंडीशन है कि आपको वंस इन अ लाइफ टाइम ऑप्शन है, ईयर वाइज यू कैन नॉट डिसाइड। आखिरी कंडीशन है कि एओ को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। वंस यू डू दिस, आपको इस सेक्शन में 25% पे टैक्स लगेगा, और फिर जीवन भर 25% लगेगा। अब मेरे मन में यह बात है कि कभी अगले साल बजट में मोदी जी कह दें कि कंपनी का टैक्स रेट ही 20% हो जाएगा, तो वहां 20 हो जाएगा, और आप तो इसमें फंस गए 25% में। तो अब आपको सोच समझ के फंसना चाहिए इसमें। दैट इज हाउ वन कैन इंटरप्रेट इट। एनीवेज, इफ ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इट इज 25। तो कंपनी का टैक्स रेट क्या है, यह भी एक सवाल है। कंपनी का टैक्स रेट है वैसे 30%, हावेवर पुरानी कंपनीज के लिए टैक्स रेट है 29%, अगर वो छोटी कंपनीज हैं। हावेवर नई कंपनीज जो 1 मार्च 2016 या उसके बाद सेटअप होती हैं, उनके लिए टैक्स रेट है 25%। तो इस तरह का प्रपोजिशन दिया हुआ है जो लॉ में है। दैट इज हाउ दिस सेक्शन इज वर्डेड। नाउ विथ ऑल दिस सेड एंड डन, आपके सामने नोट्स में, उस शीट में कुछ सेट ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगे जो हमको देखने चाहिए। दे आर समवॉट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, अ वैरायटी। उसी पेज पे, पेज नंबर 14 पे जब आप देखोगे व्हाट इज द टैक्स रेट ऑफ कंपनीज, बहुत सिंपल सी बात है वैसे तो। जैसे एग्जांपल नंबर 1 आप देखोगे, न्यू डोमेस्टिक कंपनी विच इज एंगेज्ड इन अ बिजनेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज्ड है। तो न्यू डोमेस्टिक कंपनी भी है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है, रेट ऑफ टैक्स इज 25%। तो लिख लेना चाहिए वहां, रेट ऑफ टैक्स इज 25%। फिर उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज न्यू डोमेस्टिक कंपनी एंड इट इज डूइंग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सेकेंड एग्जाम्पल इज सेम, आई थिंक कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो 25% लिख लेना चाहिए उसमें भी। थर्ड एग्जाम्पल, न्यू डोमेस्टिक कंपनी बट इट इज डूइंग अ ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में रेट कितना रहेगा? 30%। उसके लिए 25 नहीं है और 29 भी नहीं है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ईयर 14-15 के टर्नओवर की बात तो आती नहीं है, तो उनका रेट ऑफ टैक्स रहेगा 30%, 30%। फिर उसके बाद है एग्जिस्टिंग कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही हो, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, और उसका फाइनेंशियल ईयर 14-15 का टर्नओवर है 2 करोड़, नॉट मोर देन 5 करोड़। तो रेट ऑफ टैक्स इज 29, 30 और 25, 29%। रेट ऑफ टैक्स इज 29%। और फिर है एग्जिस्टिंग कंपनी कोई भी बिजनेस कर रही है और उसका टर्नओवर इन दी फाइनेंशियल ईयर 14-15 था 6 करोड़, तो उसका रेट ऑफ टैक्स कितना रहेगा? 30%, 30% इज दी रेट ऑफ टैक्स। सो दिस इज द प्रपोजिशन यू हैव। इंटरेस्टिंगली इस तरीके से रेट ऑफ टैक्स चलेगा। तो यह है न्यू डोमेस्टिक कंपनी का प्रोविजन। मेरे ख्याल से
आज का सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही रहता है, इन द केस ऑफ न्यू डोमेस्टिक कंपनीज हाउ द रेट ऑफ टैक्स विल बी गवर्न्ड. ठीक है, दैट इज द पॉइंट विच इज देयर. एक मिनट जरा उसको देख लो, कंपनीज के लिए रेट ऑफ टैक्स क्या रहना है. See, if the assessee doesn't want to opt for 25%, his rate of tax is 30%. ठीक है, नॉर्मली रेट इज 30%. वो एक्सेप्शन तभी है जब आपका 14-15 का टर्नओवर है. बेसिक रेट ऑफ टैक्स पहले भी 30 था, अभी भी 30 है. वो स्पेशल केस है जहां पे 14-15 छोटे कंपनीज के लिए वहां 29% है. They are getting it in 5 minutes. वो अभी आए थे, खत्म हो गया. नाउ कमिंग टू द सेकेंड ऑफ द पॉइंट. अभी पिछले ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमने एक ही चीज की बात की है और वो है रेट ऑफ टैक्स. एंड आई जस्ट पुट इट शॉर्टली कि रेट ऑफ टैक्स में पिछले बजट में 3 अमेंडमेंट्स आए थे. एक तो सरचार्ज का रेट कुछ केसेस में बढ़ा के 15% कर दिया गया था. दूसरा अमेंडमेंट जो आया था वो ये था कि रिबेट 2000 की जगह 5000 कर दी गई थी छोटे एसएससीज के लिए. और तीसरा है कंपनी का जो रेट है वो 30% की जगह 29 और कुछ स्पेशल केसेस में 25% कर दिया गया था. सो वी हैड ऑल दिस इन आवर माइंड, वी हैव ऑल दिस टू नोट. ये एक मेजर अमेंडमेंट था इस साल का, उसमें कंपनी वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी ठीक है. अब मैं आपको एग्जाम हॉल के लिए बता रहा हूं कि भयानक कंफ्यूजन होना है, भयानक कंफ्यूजन. आपको मैट का क्वेश्चन आ गया. मैट के क्वेश्चन में आपको मैट का रेट तो पता है 18.5%, पर आपका नॉर्मल टैक्स का रेट कितना लगा है. कोई कह सकता है सर एक काम करो आप तो 29% लगा लो, कोई कह सकता है 30 लगा लो, 25 लगा लो. तो अब आपको अजम्पशन डाल के आना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है, क्वेश्चन में कहा है न्यू डोमेस्टिक कंपनी है तो ठीक है 25% लगा लेना, पर अगर नहीं बोला है तो यू विल ऑलवेज बी कंफ्यूज स्पेसिफिकली बिटवीन 29 एंड 30%. 29 लगाऊं या 30 लगाऊं नॉर्मल टैक्स रेट, तो वो कंफ्यूजन है. इट इज बाउंड टू हैपन. थोड़ा सा अपन इसलिए अजम्पशन लेकर चलें कि अपन इतना परसेंट लगाएंगे, से 29% एक्सेट्रा. फिर उसके अलावा सरचार्ज में भयानक कंफ्यूजन होना है ऐसा मेरे को लगता है. सरचार्ज फॉर अ कंपनी जिसकी इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है. सौरभ भैया इस साइड बचा है नोट्स. सरचार्ज फॉर अ कंपनी जिसकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए सरचार्ज का रेट सिर्फ 12% है. और एक पार्टनरशिप फर्म जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उसके लिए सरचार्ज का रेट है 12%. एक कंपनी जिसकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है उसके लिए सरचार्ज 7% है. एक इंडिविजुअल जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उसके लिए सरचार्ज 15% है. तो ये कंफ्यूजन भयानक है, भयानक कंफ्यूजन है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आंसर गलत हो रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. ठीक है, समझ आ रहा हो कि गलत हो रहा है तो ठीक लगता है, पर समझ ही नहीं आया कि गलत हो गया तो बुरा बहुत लगता है. अब एग्जाम हॉल में करके निकले और बाहर निकलते से कोई ने कह दिया कि वो फर्म का टैक्स इतना बन रहा है और 12% सरचार्ज लगा के आ गया. वो अपन ने कहा नहीं 15 लगता है फॉर्म पे तो, और घर आके नोट्स में देखा तो 12% ही लगता है. तो फिर बुरा बहुत लगता है क्योंकि आते हुए गलत हो गया ना. वो तो जरा सा याद रखने वाली चीज है. थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है टैक्स रेट्स में, आई एग्री, एंड देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट. दिस इज द फर्स्ट ऑफ द टॉपिक्स फॉर अस, द रेट ऑफ टैक्स. नाउ आई कम टू सम स्मॉल अमेंडमेंट्स फॉर द डे. आज के लिए बहुत छोटे छोटे अमेंडमेंट्स अपन अब पढ़ने लगते हैं. ऐसे बहुत सारे हैं तो कंटेंटफुल है चीजें, और इसमें
दो नंबर, चार चार नंबर, तीन नंबर, ऐसे क्वेश्चन का ये कंटेंट है, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए अपने को। एक अमेंडमेंट इस साल एग्जाम्प्ट इनकम का जो चैप्टर है उससे संबंधित है। पिछले साल गवर्नमेंट एक स्कीम लेके आई थी, दो स्कीम्स थी, गोल्ड से संबंधित ये स्कीम्स थी। आई एम कमिंग टू द फर्स्ट ऑफ द पेजेस ऑफ दैट शीट। जो अब आप देखोगे फर्स्ट ऑफ द पेजेस, यू विल कम अक्रॉस द चैप्टर एग्जाम्प्ट इनकम इज रिटन ओवर देयर। उसमें दो अमेंडमेंट्स थे जो पिछले साल के बजट में गवर्नमेंट ने मतलब दो स्कीम्स के संबंध में अमेंडमेंट्स थे जो बताए थे। मैं आपको स्कीम्स बताता हूं दैट में हेल्प अस फॉर आवर डिस्कशन। एक स्कीम थी जिसको नाम दिया गया था द स्कीम ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन। और एक दूसरी स्कीम थी जो थी सोवेर्न गोल्ड बॉन्ड्स। मैं थोड़ी सी ये स्कीम समझा देता हूं क्योंकि ये स्कीम ही रेलेवेंट रहेगी हमारे डिस्कशन के लिए। इसके बारे में अमेंडमेंट्स जो हैं वो अपन बात करेंगे। 2016 वाज वन ऑफ द मोस्ट इवेंटफुल ईयर यू विल कम अक्रॉस, क्योंकि इतनी स्कीम्स आई, इतने प्रपोजल्स आए। एक कोई डिक्लेरेशन स्कीम आई थी, आपने सुना होगा, आईडीएस, फिर डिमोनेटाइजेशन, इतने सारे प्रपोजल्स और स्कीम टैक्स लॉ में आए कि अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर था वो। ना व्हाट हैपेंड इन द ईयर 2016, उसके पहले एक स्टेटमेंट बड़ा इनफेमस हुआ था पुरानी सरकार का। जब फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर पी चिदम्बरम। हमारे देश में हमेशा से चिंता रही है गोल्ड रिजर्व्स की, क्योंकि जो इंटरनेशनल डीलिंग्स होती है, आईएमएफ वाली डीलिंग्स होती हैं, तो हम जो भी इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं वो गोल्ड टर्म्स में करते हैं और उसी से सारा ट्रांजैक्शन होता है। तो अब हमारे देश की सरकार चाहती है कि हमारे गोल्ड रिजर्व्स अच्छे रहें, और गोल्ड रिजर्व्स अच्छे रखने के लिए लोग गोल्ड खरीद के ना ले जाएं घर। जो घर में पड़ा हुआ गोल्ड है वो अभी आप लाके बैंक में दे दो, सरकार को दे दो, ऑफ कोर्स बेच दो या जो भी है कर दो। तो उस समय की सरकार का एक बड़ा इनफेमस स्टेटमेंट था, वो ये था कि घर में हमारे यहाँ के लोगों को पता नहीं क्या पागलपन है कि गोल्ड घर में खरीद के रख लेते हैं। उसको खरीदने पे हम बहुत टैक्स लगाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा थोड़ी होता है कि सोना खरीद के रख लिया आपने, आप को नहीं खरीदना चाहिए, हमारे को देश के लिए सोना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो बड़ा इनफेमस हुआ था, व्हाट्सएप पे बड़ा उसका चला था कि ऐसा आप कैसे कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे गोल्ड नहीं खरीद सकते, हम तो उसको अच्छा गुड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। सालों से ये चला आ रहा है कि गोल्ड खरीदा जाएगा। नाउ व्हाट एवर हैपेंड दैट वे, नई गवर्नमेंट ने भी उसी बात को प्रमोट किया, पर कहने का तरीका थोड़ा सॉफ्ट रखा। उनका कहना था कि आपके घर में बहुत सारा ऐसा गोल्ड होगा जो आपने खरीद के रखा है। कोई भी व्यक्ति गोल्ड क्यों खरीदता है? वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजंस ऑफ कोर्स इज एज एन इन्वेस्टमेंट, कि ठीक है गोल्ड के रेट्स बढ़ते रहते हैं, समय के साथ भाव बढ़ते हैं, तो गोल्ड आप खरीद के रख लो और समय के साथ रेट बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन के साथ आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो गोल्ड खरीदने का एक प्रोमिनेंट रीजन ये समझा जाता है, नेचुरल बात है, कोई हाई फाई बात नहीं है। अब उनका कहना था कि आपके घर में सोने के बिस्किट पड़े होंगे, आपके घर में ऐसी ज्वेलरी पड़ी होगी जो टूटी फूटी है, किसी के पास कंगन है टूट गया, फिर भी वो बेच नहीं रहे क्योंकि बेचना अच्छा नहीं मानते गोल्ड को, तो वो बेच नहीं रहे हैं। तो ऐसा आप कर सकते हो, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपके यहाँ ये जो भी टूटा फूटा गोल्ड है, जो भी बुलियंस पड़े हुए हैं गोल्ड के, वो आप बैंक में जमा कर दो, उसको मोनेटाइजेशन के लिए दे दो। तो आप क्या करो, आपके यहाँ जो गोल्ड है उसको लाके बैंक में दे दो, हम उसको गला देंगे, मोनेटाइज कर देंगे और गला के हम अपने यूज में ले लेंगे। उसके बदले हम आपको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देंगे। जैसे बैंक में आप एफडी करते हो वैसे गोल्ड की एफडी हो गई है। आप जब विड्रॉवल करने आओगे सालों बाद, तो हम आपको उतना ही क्वांटिटी का गोल्ड वापस दे देंगे। तो आपका गोल्ड के बदले गोल्ड मिल गया। आपने मान लो 2 तोला गोल्ड दे दिया, 2 तोला का बुलियन दे दिया, तो 2 तोला का बुलियन हम आपको वापस कर देंगे। आप उसको बेच के मार्केट रेट पे कमा लेना। आज आपने दिया था तब 30,000 का रेट था, और जब आप वापस मांगने आओगे तो 50,000 का रेट है, तो उस रेट पे आप कमा लेना, और वो जो कमाओगे वो बाजार में बेच के आप कमा सकते हो।
इनफैक्ट जो गोल्ड आप दोगे उस पर हम आपको रेगुलर रिटर्न भी दे सकते हैं। अगर हमने उस पर कुछ कमाया तो हम आपसे प्रॉफिट शेयर करने को तैयार हैं, तो वी कैन गिव यू रेगुलर रिटर्न ऑल्सो। दैट वॉज द आइडिया ऑफ दैट गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। घर में पड़ा हुआ पुराना सोना बैंक में जमा कर सकते हो, उसकी जगह डिपॉजिट सर्टिफिकेट ले सकते हो, और सर्टिफिकेट लेके बाद में उतनी ही क्वांटिटी का गोल्ड बैंक से आपको मिल जाएगा। एंड यू मे गेट अ रेगुलर रिटर्न, क्योंकि आपने अपना गोल्ड एक तरीके से किराए पे दिया है, तो आपको उसके ऊपर रेगुलर रिटर्न भी मिलेगा। ये थी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। ये स्कीम अभी अपनी बात है, बताता हूं मैं, पर एक और स्कीम के बारे में बता देता हूं। वो स्कीम थी SGB, सोवेर्न गोल्ड बॉन्ड्स। सोवेर्न गोल्ड बॉन्ड्स वाली जो स्कीम थी, वो स्कीम के कॉन्सेप्ट को, फिलॉसफी को मैं समझाता हूं। था क्या उस स्कीम में? नाउ व्हाट हैपेंड इन द केस ऑफ सोवेर्न गोल्ड बॉन्ड्स, कि गवर्नमेंट ने एक स्कीम दी कि भाई जो आपके पुराना गोल्ड है वो तो आप लाके बैंक में जमा कर सकते हो, पर अब नया गोल्ड मत खरीदो। नया गोल्ड मत खरीदो, पर गोल्ड में तो इन्वेस्टमेंट करना ही है आपको, तो एक काम करो कि गोल्ड की जगह उसके बॉन्ड्स खरीद लो। हम आपको बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं, और वो बॉन्ड्स के वही रेट रहेगा जो गोल्ड का रेट है, से 29,000 रुपए 30,000 के रेट पे, बल्कि गोल्ड से थोड़ा सा कम उसकी वैल्यू रहेगी, उतने में आप बॉन्ड्स इशू करवा लो। और वो जो है वो डेरिवेटिव है एक तरीके से, तो गोल्ड का रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का रेट भी बढ़ेगा। तो आपने 29,000 में ये बॉन्ड खरीदे, इसकी मैच्योरिटी पे आप गए तो 35,000 अगर गोल्ड का रेट है तो हम आपको 35,000 रुपए दे देंगे। तो रिडम्पशन ऑफ दिस बॉन्ड्स विल बी एट द रेट ऑफ गोल्ड। देखो, गोल्ड रखने में वैसे भी बड़ा रिस्क रहती है। घर में सोना रखा है, कोई चोरी हो गई, नुकसान हो गया, बैंक लॉकर में रखा है, लाने ले जाने में नुकसान हो गया, तो उन्होंने समझाया गवर्नमेंट ने कि देखो इससे तो अच्छा है कि बॉन्ड्स खरीद लो, उसमें ये रिस्क कवर हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड्स तो कोई ट्रांसफर भी नहीं करा पाएगा। चोरी करने आया, उसको कागज के टुकड़े दिखेंगे, वो क्या करेगा उसका? सो देयरफॉर इट इज बेटर टू गो फॉर अ बॉन्ड इंस्टेड ऑफ द गोल्ड इटसेल्फ। तो वो ज्यादा बेहतर है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए खास तौर से। तो ये दो अलग अलग स्कीम, और ये स्कीम्स के साथ साथ टैक्स इंसेंटिव्स भी दिए गए थे इन स्कीम्स में। अभी फिलहाल अपन गोल्ड मोनेटाइजेशन की इंसेंटिव की बात करते हैं, थोड़े समय बाद अपन बात करेंगे कैपिटल गेन्स में अबाउट दैट द सोवेर्न गोल्ड बॉन्ड स्कीम। नाउ आपके नोट्स में एक सेक्शन रेफर्ड है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 6। ये एक नया ही सेक्शन है, मतलब 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 6, उसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट 10 सबसेक्शन 15 क्लॉज 6, इंटरेस्ट ऑन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। आपने वहां जो बैंक में गोल्ड जमा किया, उस गोल्ड के ऊपर आपको जो भी ब्याज मिला वो ब्याज एग्जम्प्ट है, टैक्स फ्री। और इतना आपको अच्छा नहीं लगा तो और अच्छी बात सुन लो कि ये जो गोल्ड मोनेटाइज आपने कराया है, ये मोनेटाइजेशन पे जो आपको कैपिटल गेन होगा, आज बैंक में जमा करा दिया और विड्रॉवल के समय आपको उतनी क्वांटिटी की गोल्ड मिल जाएगी, तो उसमें रेट तो बदल गए ना। 29,000 के रेट पे आपने गोल्ड जमा कराया और 36,000 के रेट पे आपको विड्रॉवल हो गया, तो भी आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। गोल्ड मोनेटाइज्ड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इज नॉट अ कैपिटल असेट। आप देखो वहां पर रेफरेंस दिया है, रेफर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 लिखा हुआ है, और 3rd पेज पे मेरे ख्याल से जहां कैपिटल गेन स्टार्ट होता है वहां का फर्स्ट पॉइंट ही वो है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, कैपिटल असेट एक्सक्लूड्स गोल्ड मोनेटाइजेशन असेट। ठीक है, द गोल्ड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। कैपिटल असेट की डेफिनेशन जो दी गई थी ना कैपिटल गेन में, वो कहता है कैपिटल असेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा लिखा हुआ है। तो उस लिस्ट में अब एक और चीज जुड़ जाती है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जो गोल्ड है वो भी कैपिटल असेट नहीं है, उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा। तो ये एक्चुअली 2 अमेंडमेंट्स हैं विच रिलेट टू गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अमेंडमेंट नंबर 1, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाला जो असेट है वो कैपिटल असेट ही नहीं है,
एंड अमेंडमेंट नंबर 2, उस पर ब्याज पर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो न तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, न रेगुलर इनकम टैक्सेबल है। मजे से बैंक में सारा गोल्ड दे दो और सारा गोल्ड देने के बाद आप भी अच्छे से रहो, सरकार का भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो सेटलमेंट है वो हो जाएगा, आराम से सरकार चल जाएगी। दैट वाज द माइंडसेट ऑफ दिस प्रोविजन। अगला एक अमेंडमेंट है जो हमें पढ़ना चाहिए, और अगला अमेंडमेंट है अबाउट 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A। ये जो सेक्शन है 10 सबसेक्शन 12A, ये भी नया अमेंडमेंट है, और मेरे ख्याल से गुड गवर्नेंस की बातें करते करते एक दो बीच में थोड़ी ऐसी बातें तो कर ही लेनी चाहिए, बुरी बातें, तो क्या बैलेंस हो जाता है। एकदम ऐसा नहीं लगता अपन फॉरेन में आ गए, ठीक है, देसी लगता है अपने को, अपने देश में ही है। तो थोड़ी सी ये बुरी बात है, जो हो गया हो गया। एक गवर्नमेंट ने, आपको पता हो, याद हो तो एक दिया था सेक्शन 80 CCD। 80 CCD में क्या होता है कि अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करोगे तो आपको जो 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता था वो तो मिलेगा ही, उसके अलावा एडिशनली 50,000 का डिडक्शन और मिल जाएगा। ये ओल्ड प्रोविजन था। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जब आप पैसा जमा करते हो तो नेशनल पेंशन स्कीम में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी स्कीम है, पेंशन की स्कीम है, बुजुर्गों के लिए है, अच्छा रहेगा, और खास तौर पे टैक्स इंसेंटिव है। 1.5 लाख का डिडक्शन तो आप ले ही लेते हो, प्लस एडिशनली 50,000 का और डिडक्शन हम आपको दे देंगे। तो सब बढ़िया बढ़िया बातें उन्होंने कह दी और स्कीम लॉन्च कर दी। स्कीम लॉन्च कर दी, लोगों ने लगा भी दिया। पिछले मार्च में जिनका 1.5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई थी, उनको लगा कुछ नया करें, थोड़ा टैक्स और बचाएं, तो 50,000 यहां भी इन्वेस्ट कर दिए और 80 CCD का डिडक्शन ले लिया। अब आपने पूरा मतलब लोगों को प्लेन में बिठा लिया और बिठा के फ्लाइट चालू कर दी, लोग हवा में उड़ रहे हैं, और पता चला कि वहां किसी ने आपको बताया कि प्लेन का तो कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है, वहां पे नट बोल्ट लगा रहे हैं, हवा में आपको पता चला, तो एकदम रिस्की लगने लगेगा आपको, ये क्या हो गया। तो वैसे ही दे आर बिल्डिंग द प्लेन व्हाइल दे आर फ्लाइंग इन द प्लेन इटसेल्फ, उड़ाते उड़ाते प्लेन को वो वहीं बिल्ड कर रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने किया। अब उन्होंने ये स्कीम दे दी, नेशनल पेंशन स्कीम, और इसमें 80 CCD का डिडक्शन मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के समय। सर इन्वेस्टमेंट के समय तो डिडक्शन मिल जाएगा, इसकी मैच्योरिटी पे क्या होगा, ये किसी ने सोचा ही नहीं पैसा लगाते समय। तो सोचने की फुर्सत कहां है। मार्च में अपन पहुंचे 28 मार्च को सीए के यहां, और सीए का दिमाग खाना चालू कर दिया, साहब टैक्स बचवाओ टैक्स बचवाओ। सीए क्या करेगा बेचारा, उसने कहा लगाओ 50,000 नेशनल पेंशन स्कीम में, अपना क्या जा रहा है, लगाओ, लगवा दिए। अब 50,000 लगा दिए नेशनल पेंशन स्कीम में। अब जाके मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया कि इसका जो विड्रॉवल है ये टैक्सेबल होगा। हल्ला मच गया, ये साहब मार्च में क्यों लगवा दिया हमसे, आज आप हमको टैक्स इंसेंटिव दे रहे हो, इससे तो हम कुछ और कर लेते, विड्रॉवल टैक्सेबल होगा, ये तो गलत है। तो इसमें बहुत हल्ला हुआ बजट के बाद, बहुत ज्यादा। तो फिर एक बैलेंसिंग एक्ट हुई कि ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा टैक्स भी लगा लेते हैं, थोड़ा टैक्स नहीं भी लगाते हैं। तो उन्होंने 40-60 का रेशो कर दिया। विड्रॉवल के समय 40% पोर्शन एग्जम्प्ट रहेगा, 60% पोर्शन टैक्सेबल रहेगा। तो आपने नेशनल पेंशन स्कीम में मान लो जीवन भर में 10 लाख रुपए जमा किए और उसको विड्रॉ कर लिए, 10 लाख जमा किए थे, डिडक्शन ले लिया था 10 लाख का, हर साल 50-50 हजार करके डिडक्शन ले लिया था। आज जब आप पेंशन स्कीम से विड्रॉ कर रहे हो तो विड्रॉवल करते समय क्या होगा कि आपको 10 लाख में से 4 लाख तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, पर जो बचा हुआ 6 लाख है वो टैक्सेबल होगा। एंड दैट इज व्हाट इज रिटन इन दैट सेक्शन 10 सबसेक्शन 12A। एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल फ्रॉम द नेशनल पेंशन स्कीम 40% तक का अमाउंट एग्जम्प्ट है, 60% वाला अमाउंट टैक्सेबल है। दैट इज व्हाट इज रिटन, आई रीड इट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन विड्रॉवल, मैच्योरिटी, क्लोजर ऑफ नेशनल पेंशन स्कीम टू द एम्प्लॉय टू द एक्सटेंट it does not exceed 40% of the total amount payable on such maturity। तो मैच्योरिटी पे 10 लाख मिल रहा है,
10 लाख का टू द एक्सटेंट ऑफ 40% एग्जम्प्ट है, ओवर एंड अबव 40% टैक्सेबल है। जितना मैच्योरिटी अमाउंट है उसका 40% एग्जम्प्ट है। यह है क्या हुआ कि अच्छा एकदम नहीं लगता है। आपको पहले दिन से अगर चीजें बता दी जाए कि ऐसा ऐसा होने वाला है आपके साथ, तो आपका डिसीजन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रहेगा। आपने सोच समझ के फैसला लिया। अब आपने ये सोच के फैसला लिया कि नेशनल पेंशन स्कीम में तो टैक्स फ्री रहेगा विड्रॉवल, और फिर एकदम से आपको बता दिया जाए कि 60% तो टैक्सेबल रहेगा, तो एकदम अच्छा नहीं लगता है। बट वॉट एवर हैपेंड इज दिस थिंग। तो यह है अगला अमेंडमेंट। एक और अमेंडमेंट देखो, कितने इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है। हर अमेंडमेंट के पीछे कोई कहानी है, और इसीलिए अपन यहां पर बैठकर बात कर रहे हैं। नहीं तो अमेंडमेंट तो पढ़ ही सकते हो आप, उसमें क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम विड्रॉवल इज टैक्सेबल 40% से ऊपर, तो उसमें मैं क्या बताऊंगा, वो तो लिखा हुआ है। पर उसके पीछे कहानी समझना जरूरी है ताकि अपने को पूरी बात समझ आए, कंसोलिडेट कर पाए। अभी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया था पिछले साल, 10 सबसेक्शन 50। इसके बैकग्राउंड में एक टैक्स है जिसको कहते हैं इक्वलाइजेशन लेवी। पिछले साल के बजट में एक पूरा चैप्टर दिया था इसके ऊपर, इक्वलाइजेशन लेवी। पिछले साल का जो बजट था उसमें फाइनेंस एक्ट में 200 से ज्यादा सेक्शंस थे। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे सेक्शन थे जो अपने काम के नहीं है, जैसे इनकम डिस्क्लोजर स्कीम थी, एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन स्कीम थी, एक इक्वलाइजेशन लेवी की स्कीम थी, वो अपने काम की नहीं है। इक्वलाइजेशन लेवी करके जो टैक्स है वो अपने कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं है, पर उसको पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। मैं आई डोंट नो, कभी सुना क्या आपने? इक्वलाइजेशन लेवी आई थी पिछले साल के बजट में, टैक्स आया था, नहीं सुना? अच्छी बात है, अब मैं जो बताऊंगा वो सही है। हुआ क्या, आपने गूगल टैक्स सुना क्या? गूगल टैक्स आया था, गूगल टैक्स सुना था? कुछ ऐसा थोड़ा सुना सुना लग रहा है ऐसा। तो मैं आई टेल यू व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। क्या हुआ था कि जितनी भी ऑनलाइन ये सब वेबसाइट्स हैं, टिपिकली गूगल की कुछ वेबसाइट्स जहां पे एड्स अलाउड है, यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। वहां पर क्या होता है कि उनकी जो आप वीडियोस जो भी देखते हो तो उसमें एड्स आते हैं, और वो एड्स जो आते हैं उसके इनफैक्ट लोग पैसे देते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसको अपना ब्रांड प्रमोशन करना है, तो वो यूट्यूब को पैसे देती है एड दिखाने के, जैसे नॉर्मली टीवी में होता है वैसा वहां भी होता है। अब यूट्यूब को आपने पैसे दिए, क्या यूट्यूब की इनकम इंडिया में टैक्सेबल है? दैट वॉज अ बिगर क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। तो उसका जवाब यूट्यूब का था, गूगल का था कि सर हमारा इंडिया में फिजिकल कोई प्रेजेंस नहीं है, हमारा ना तो इंडिया में कोई ऑफिस है, ना सेटअप है, कुछ नहीं है। हमने सब मराइन केबल्स डाल रखी हैं, और वो जो है उससे इंटरनेट हम सप्लाई करते हैं, अपना खुद का प्लेटफॉर्म है हमारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया में कोई वर्चुअल प्रेजेंस भी नहीं है, कोई सर्वर नहीं है इंडिया में, इंडिया में कोई हमारा कोई ऐसा सेटअप ही नहीं है। वी हैव नो बिजनेस कनेक्शन, नो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया। देयरफॉर गूगल को इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। गूगल एक एग्जांपल है, ऐसी हजारों वेबसाइट्स हो सकती हैं जो इंडिया में एड्स लेती हैं। कई वेबसाइट्स पे अपन जाते हैं, वहां पे बैनर आते हैं, एड्स आते हैं, तो वो कई सारी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया से एड्स लेती हैं, पर उनका इंडिया में कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। तो उनका कहना रहता था हमको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यू कैन टेक दैट एग्जांपल, से यूट्यूब इज द रेसिपिएंट, यूट्यूब इज द रेसिपिएंट जिसको पैसा मिल रहा है एड देने पे, और कोई पेयर है जो पेमेंट कर रहा है। मान लो कोई ऑनलाइन साइट है पेटीएम, या कोई मोबाइल का से म्यूजिक साइट है मोबीविंक, अभी वॉट एवर यू कैन टेक एग्जाम्पल दैट वे, या सावन, या कोई कंपनी है। नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज एड। पेटीएम इज मेकिंग अ पेमेंट टू यूट्यूब फॉर गिविंग एड्स ऑन देयर यूट्यूब साइट। ये जो एड्स का पेमेंट कर रहा है पेटीएम, यूट्यूब का कहना था कि हमें इंडिया में टैक्स नहीं लगता क्योंकि हमारा इंडिया में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने इनकम टैक्स की जगह यूट्यूब के ऊपर एक ऑल्टरनेटिव टैक्स ले आए इनकम टैक्स की जगह, और उसका नाम दिया गया इक्वलाइजेशन लेवी।
ये टैक्स का रेट रहेगा 6%. If any company offers you to give a ad on their website, तो उस कंपनी के ऊपर जो रेट रहेगा वो 6% रहेगा. और कंपनी टैक्स ले नहीं पाएंगे. यूट्यूब से कहां जाके टैक्स लोगे? तो उन्होंने क्या किया कि जो पेमेंट कर रहा है पेटीएम को ये टैक्स भरना पड़ेगा. पेटीएम जब यूट्यूब को पेमेंट करेगा समवॉट लाइक टीडीएस, तो पेटीएम को ये टैक्स 6% का देना पड़ेगा ऑन अ पेमेंट मेड टू अ वेबसाइट. तो मान लो कोई भी व्यक्ति कोई वेबसाइट पर एड देता है, जो वेबसाइट नॉन रेसिडेंट की है, नॉन रेसिडेंट यूट्यूब, उनकी एक वेबसाइट, उनकी वेबसाइट पे पेटीएम ऐड देता है, तो पेटीएम को खर्चा करते समय टैक्स देना पड़ेगा. ठीक है, दैट इज व्हाट यू कैन से. पेटीएम खर्चा कर रहा है, खर्चा करते समय उनको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको कहा जाता है इक्वलाइजेशन लेवी. अब क्योंकि इस ट्रांजैक्शन पे ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो यूट्यूब की इनकम एग्जम्प्ट है. वैसे तो यूट्यूब का कहना है कि हमको इंडिया में टैक्स भी नहीं लगता है, पर चलो लगता भी है तो भी इनकम एग्जम्प्ट है. इवन अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है इंडिया में, उसको भी टैक्स नहीं लगेगा. जितनी भी साइट्स पर जो भी एड दिए जाएंगे, ऑल दी एड्स आर सब्जेक्ट टू अ टैक्स विच इज कॉल्ड एज इक्वलाइजेशन लेवी. उसको पॉपुलर भाषा में बोलने लगे लोग गूगल टैक्स. और गूगल टैक्स आ गया है, तो आप कोई भी वेबसाइट पे जाके ऐड दोगे तो आपको गूगल टैक्स 6% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. लाइक वैट देना पड़ता है, सर्विस टैक्स देना पड़ता है, तो आपको गूगल टैक्स देना पड़ेगा 6%. और क्योंकि गूगल टैक्स लग गया तो उस कंपनी की इनकम एग्जम्प्ट है. अभी सेक्शन 10 सबसेक्शन 50 में हमारा असेसी कौन है, यूट्यूब या पेटीएम? हमारा असेसी सेक्शन 10 सबसेक्शन 50 में है यूट्यूब. यूट्यूब जिसको इनकम हो रही है फ्रॉम पेटीएम, जिसके ऊपर ऑलरेडी इक्वलाइजेशन लेवी लग चुकी है. तो क्योंकि इस पे ऑलरेडी इक्वलाइजेशन लेवी लग चुकी है, तो यूट्यूब की इनकम एग्जम्प्ट है. यह है सेक्शन 10 सबसेक्शन 50. रेसिपिएंट की इनकम एग्जम्प्ट है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो इन ल्यू ऑफ इनकम टैक्स ही तो लगा है, तो क्योंकि इनकम टैक्स के बदले ये लग गया, तो यूट्यूब की इनकम एग्जम्प्ट है. छोटा सा अमेंडमेंट है, बट इसका बैकग्राउंड है पूरा इंडिपेंडेंट टैक्स. 100 नंबर का सब्जेक्ट बन सकता है इक्वलाइजेशन लेवी पे, पर इतना रेलेवेंट इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत रूटीन कोर्स ऑफ लाइफ में काम आने वाला नहीं है. इफ यू डू ऑनलाइन एड्स, this is subject to a tax which is Google tax, and Google tax लग चुका है तो recipient is exempt. That is it. इसका एक corresponding एक और amendment है, वो अपन बिजनेस हेड में पढ़ेंगे, तब याद रखना सिर्फ गूगल टैक्स इक्वलाइजेशन लेवी, तो करस्पॉन्डिंग बात अपनी हो जाएगी. इन दिस रिसीवर हैज टू बी अ नॉन रेसिडेंट. ऑफ कोर्स ये जो इक्वलाइजेशन लेवी है, इसका फिलॉसफी ही है कि नॉन रेसिडेंट रिसीवर के हाथ में वो एग्जम्प्ट है. अगर रेसिडेंट है तो इक्वलाइजेशन लेवी लगती नहीं है. ठीक है, दैट इज लिमिटेड टू नॉन रेसिडेंट ऑफ कोर्स. अब आगे चलते हैं. अगला एक सेक्शन है सेक्शन 17. वी आर शिफ्टिंग टू दी हेड दी सैलरी हेड. ठीक है, एग्जम्प्ट इनकम हो गया. अब सैलरी हेड. सैलरी हेड में एक छोटा सा अमेंडमेंट है, पढ़ो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है, ऐसा वाला अमेंडमेंट है. डजंट मैटर मच. एग्जाम में 1 नंबर का आ गया मतलब बहुत बड़ी बात है. तो अब उसको सोच लो क्या है वो. एक होता है सैलरी हेड में अलावेंसेस करके चीज. अलावेंसेस सुना है? बहुत अच्छी बात है. अलावेंसेस में एक होता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस. क्या होता है ट्रांसपोर्ट अलावेंस? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को घर से ऑफिस या ऑफिस से घर आने जाने के लिए अलावेंस देता है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट अलावेंस. ठीक है, रेसिडेंस टू ऑफिस, टू एंड फ्रो ऑफिस. ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो होता है वो जितना भी मिलता है वो टैक्सेबल होता है. हावेवर ट्रांसपोर्ट अलावेंस अप टू ₹1600 पर मंथ एग्जम्प्ट होता है. 1600 पर मंथ एग्जम्प्ट है. घर से ऑफिस जाने आने के लिए अगर 1600 रुपए तक मिले तो टैक्स फ्री है, 1600 से ज्यादा मिले तो 1600 टैक्स फ्री है.
ये प्रपोजिशन है, बात कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिंपल। अब आगे की बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ऐसा था पिछले साल तक कि वैसे तो ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1600 पर मंथ एग्जाम था, हावेवर अगर वो अलावेंस कोई ब्लाइंड एम्प्लॉय के लिए दिया जा रहा है या फिर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉय के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, यू कैन से हैंडीकैप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए दिया जा रहा है, से हाथ पांव नहीं है, मैं सिंपल भाषा में कहूं तो उसके लिए दिया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको क्या घर से ऑफिस आने जाने में खर्चा ज्यादा लगता होगा, ऑब्वियस बात है। सो देयरफॉर उसके लिए 3200 रुपए पर मंथ एग्जम्प्ट होता था, पिछले साल का ओल्ड लॉ ट्रांसपोर्ट अलावेंस 1600 एग्जम्प्ट, हावेवर ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉय के लिए 3200 पर मंथ एग्जम्प्ट। अभी न्यू लॉ में क्या चेंज किया है कि 1600 तो 1600 ही है, 3200 भी वैसा ही है, पर यहां पे कैटेगरी और जोड़ दी गई है। नाउ फॉर ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डेफ एंड डम्ब, गूंगे बहरों के लिए भी 3200 का रेट लगेगा। सो दैट इज दैट, ठीक है। तो अल्टीमेटली 3200 पर मंथ का जो एग्जम्पशन है, इट इज फॉर नाउ 4 कैटेगरी ऑफ पर्संस, ब्लाइंड, ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड, डेफ, डम्ब। इनके लिए अगर हम ट्रांसपोर्ट अलावेंस दे रहे हैं तो 3200 पर मंथ जो है वो एग्जम्प्ट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि रेयर केसेस में ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना है, बट आ जाता है तो बात छोटी सी है। अब उसके बाद अगला हेड है हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाउस प्रॉपर्टी हेड में देयर हैव बीन 2 अमेंडमेंट्स विच आर देयर, एंड आई बिलीव एक अमेंडमेंट है छोटा पर एग्जाम में आ जाएगा, वो मुझे लगता है कि आ सकता है। एक तो बहुत छोटी सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो ब्याज का डिडक्शन मिलता था एसओपी के केस में, जिसकी एनएवी नील ली गई है, उसके लिए क्या होता था कि ब्याज का डिडक्शन होता था 30,000 रुपए साल का। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ब्याज का डिडक्शन रिस्ट्रिक्ट हो जाता था 30,000 रुपए साल का। हावेवर ओल्ड लॉ में था कि अगर 4 कंडीशंस फुलफिल हो जाती है तो 30,000 की जगह 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। वो इतना पॉपुलर था कि अपन तो 2 लाख ही पढ़ते हैं, मतलब अपने को रियल लाइफ में तो 2 लाख ही पता है, एसओपी में 2 लाख का ब्याज का डिडक्शन मिलेगा। 4 कंडीशंस जो थी वो ये थी कि लोन लिया गया है फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस, घर बनाने के लिए, घर कंस्ट्रक्शन के लिए या घर खरीदने के लिए लोन लिया गया है। लोन लिया गया है 1 अप्रैल 99 या उसके बाद। लोन जो लिया गया है उसके लेने के 3 साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, 3 साल। और चौथी और आखिरी कंडीशन थी कि आपने इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट ले लिया है। I don't know if in the offices you would have come across this interest certificate. अपन कोई का रिटर्न भरते हैं तो उसके लिए यही कहते हैं कि भैया ब्याज का सर्टिफिकेट लिया हो आप बैंक से और उतना हम रिटर्न में डाल देंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले लिया है। ये 4 कंडीशन थी। अब क्या हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल था, तो जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे थे रुके हुए से थे, मरे मरे से चल रहे थे। जिसने प्रॉमिस किया था मैं आपको 6 महीने में पोजीशन दे दूंगा, 4 साल हो गए पोजीशन नहीं दिया उसने मकान का। अपन किराए के घर में बैठे हैं ये सोच के कि 6 महीने में पोजीशन देने वाला था। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग स्टोरी हुई और सब डेडली स्टोरी हुई, बड़ी दर्दनाक कहानियां थी वो। अब रियल एस्टेट सेक्टर में क्योंकि इतना डाउनफॉल था और आप कह रहे हो 3 साल में मकान बना लिया, तो 3 साल में नहीं हो पाया तो सर हमने से मकान बनाने के लिए बिल्डर को पैसे दे दिए, बिल्डर ने हमको 3 साल में मकान नहीं दिया तो सर तो हमको ब्याज का 30,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। हमारी क्या गलती सर, हमने मकान बनाने के लिए बिल्डर को पैसे दिए, लोन लेके पैसे दिए, ब्याज भी हम भर रहे हैं सब सारा सर। अब उसके बाद बिल्डर ने मेरे को 3 साल में मकान नहीं दिया तो मेरी क्या गलती है? Why should I get a deduction only 30,000 instead of 2 lakhs? 3 साल बड़ा कम समय लगा
लोगों को आज के संदर्भ में, जब ये रियल एस्टेट सेक्टर में इतना प्रॉब्लम्स थी, तो गवर्नमेंट ने भी इनफैक्ट ऐसा कर दिया कि 3 साल को कर दिया 5 साल। इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स, अगर मकान 5 साल में कंप्लीट हो जाता है तो भी चलेगा। तो ये छोटा सा अमेंडमेंट है। कुल मिला के ब्याज का डिडक्शन 2 लाख मिलेगा। इफ दीज 4 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस। 1 अप्रैल 99 के बाद लोन दिया है, लोन लेने के 5 साल में मकान कंप्लीट हो गया और बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपने ले लिया। तो छोटा सा चेंज है इस साल जो बजट में आया है। अब दूसरा अमेंडमेंट जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है, और ऐसे अमेंडमेंट आते रहने चाहिए, मतलब पूरे इनकम टैक्स को ही ऐसा कर देना चाहिए, और वो है सिमेट्री। हर चीज का आंसर अलग हो जाता है इनकम टैक्स में। ऐसा होगा तो ऐसा होगा, पर अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। हर चीज चेंज है। अब जैसे एक होता था हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 शब्द होते थे। एक होता था बैकडेट्स रिकवरी, जिसको हम कहते हैं रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब बैकडेट्स। हमने मकान किराए पे दिया, हमको बैकडेट्स हो गई, और वो बैकडेट्स होने के बाद में बैकडेट्स रिकवरी हो गई। बैकडेट्स रिकवरी वाज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिट। बैकडेट्स रिकवरी, अनरियलाइज्ड रेंट टैक्सेबल हो जाता था एसएससी के हाथ में। उसका एक सेक्शन होता था, सेक्शन 25 AA। और जो बैकडेट्स रिकवरी है, अनरियलाइज्ड रेंट का रियलाइजेशन, उसको कमाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलता था। और एक शब्द होता था दैट वाज अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता था कि आपका जो किराएदार है वो आपको किराया कम देता था, पर रीनेगोशिएशन के अंतर्गत या किसी अदालत के ऑर्डर के अंतर्गत उसने पुराने समय से भी आपको ज्यादा किराया दे दिया। नया कुछ नहीं बता रहा हूं, ये ओल्ड लॉ है। अब क्या हुआ, आपको अरियर्स ऑफ रेंट मिला। अरियर्स ऑफ रेंट जो होता था, इट वाज आल्सो टैक्सेबल ऑन रिसिट बेसिस। उसका सेक्शन होता था 25B, और उसको कमाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। अब देखो कंफ्यूजन तो होता है, कुछ भी कर लो होता है। अनरियलाइज्ड रेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा कि नहीं? अनरियलाइज्ड रेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अरियर्स ऑफ रेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा या नहीं? अरियर्स ऑफ रेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अनरियलाइज्ड रेंट का सेक्शन नंबर क्या? 25AA। और अरियर्स ऑफ रेंट का सेक्शन नंबर क्या? 25B। कितना कंफ्यूजन होता है। एग्जाम हॉल में जाके गलत सेक्शन लिख दिया, नंबर कट गए, या लिख दिया अनरियलाइज्ड रेंट में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, कितना गलत हो गया। गलती क्या हुई? वहां क्लिक नहीं हुई, याद नहीं हुई बात, नंबर तो कट गए ना। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों को सिंक्रोनाइज कर दिया, दोनों का सेक्शन नंबर एक ही कर दिया, ताकि अपन सबको याद रखना इजी हो जाए। अब अनरियलाइज्ड रेंट का सेक्शन नंबर भी है 25A, और अरियर्स ऑफ रेंट का सेक्शन नंबर भी है 25A। 25A एक ही सेक्शन में दोनों को डाल दिया, और दोनों में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। झंझट ही खत्म। एग्जाम में वर्ड आए अनरियलाइज्ड रेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। अनरियलाइज्ड रेंट का रियलाइजेशन, बैकडेट्स रिकवरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। आपको आए अरियर्स ऑफ रेंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देना। खत्म, कहानी खत्म, झंझट खत्म, चीज सिंपल है। इस साल आई बिलीव ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अरियर्स ऑफ रेंट मिला, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? यस। अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज हुआ, क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा? यस। दैट इज व्हाट इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन। तो 2 जाएंगे अभी, 98 की जुगाड़ करनी है अपने को, ठीक है। अभी ये हो गया अगला। अब इसके बाद आता है द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सैलरी हेड हो गया, देखो, हाउस प्रॉपर्टी हेड, और ये तो क्या है, वैसे भी रिटार्डेड सेक्शंस हैं, रिटार्डेड चैप्टर्स हैं, तो इसमें तो कुछ पूछते नहीं है, तो ऐसे ही है। बिजनेस हेड इज अ मेजर सेक्शन एंड इट ऑलवेज हैज सम मेजर थिंग्स टू टॉक अबाउट। बिजनेस हेड में एक पिछले साल प्रोविजन आया था
सब्सिडी का टैक्सेशन, सब्सिडी क्या टैक्सेबल है, तो उस पर पहले बहुत झगड़ा चला करता था, उसको सबको रिजॉल्व कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि सब्सिडी टैक्सेबल है। एक असेसी को जो भी सब्सिडी मिले, गवर्नमेंट ग्रांट सब्सिडी जो भी नाम दो, सब्सिडी जो भी मिले वो टैक्सेबल है, कहानी खत्म। हावेवर उन्होंने एक एग्जम्पशन दिया था और वो कहा गया था कि अगर ये सब्सिडी किसी असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस होती है तो कॉस्ट कम कर देना, और कॉस्ट में से रिड्यूस नहीं होती है तो टैक्स कर लेना। पहले एक समय बहुत लंबा लिटिगेशन चला था कि सब्सिडी क्या रेवेन्यू रिसिट है या कैपिटल रिसिट है। अब वो झगड़ा खत्म, सब्सिडी रेवेन्यू रिसिट हो या कैपिटल रिसिट हो, सब्सिडी इज टैक्सेबल, द मैटर इज डन। हावेवर अगर ये सब्सिडी अगर किसी असेट की कॉस्ट के लिए दी गई है तो उस कॉस्ट में से कम कर देना। तो मान लो अपने को कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी मिली हो तो कॉस्ट में से कम कर देना, और अगर अदरवाइज कोई सब्सिडी मिली हो तो उसको इनकम मानते हुए करंट ईयर की इनकम में जोड़ लेना। अब हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनको भी तो सब्सिडी मिलती है, उनको जो सब्सिडी मिलती है वो भी टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि सब्सिडी इज टैक्सेबल। तो उन्होंने क्या किया, इस साल एक एग्जम्पशन दिया, और वो एग्जम्पशन टिपिकली दिया है फॉर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जिनको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है। जैसे इंदौर में है एमवाय अस्पताल, अभी एमवाय हॉस्पिटल को गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है तो वो तो एग्जम्प्ट होनी चाहिए, तो वो उन्होंने इस तरह का एग्जम्पशन दिया है जो टिपिकली गवर्नमेंट रन ऑर्गेनाइजेशन है और गवर्नमेंट ही सब्सिडी दे रहा है। कोई शासकीय स्कूल है, शासकीय स्कूल सेंट्रल स्कूल, और सेंट्रल स्कूल को चलाने के लिए गवर्नमेंट ही सब्सिडी देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल स्कूल को चलाने के लिए जो सब्सिडी दे रही है, क्या सेंट्रल स्कूल के हाथ में टैक्सेबल है? टैक्सेबल हो जाएगी तो बड़ा पंगा हो जाएगा। आप खुद ही दे रहे हो, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को दे रहे हो, और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को सब्सिडी मिली टैक्सेबल। एक टिपिकल एग्जांपल लो, सिडबी है, सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी है लॉसेस में है, इसलिए लॉसेस में क्योंकि वो गवर्नमेंट की कई सारी वेलफेयर का काम करती है। अब सिडबी को लॉसेस हो गए क्योंकि सरकारी काम उनसे करवाया जा रहा है और सरकार ने सिडबी को चलाने के लिए सब्सिडी दे दी, तो क्या सिडबी को उसका 30% फिर सरकार को देना पड़ेगा इनकम टैक्स के नाम पे? थोड़ा गलत लगता है, इसीलिए उन्होंने इस साल कहा है इफ एनी सब्सिडी ग्रांट एक्सेट्रा इज गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट to an institution which is established by central or state government, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, और किसको दी? सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई कॉरपोरेशन को या स्टेट गवर्नमेंट के कोई कॉरपोरेशन को, ठीक है। और ये जो सब्सिडी दी गई है ये दी गई है फॉर कॉर्पस, कॉर्पस मतलब स्पेसिफिक पर्पस। अगर ऐसा होता है तो ये सब्सिडी जो है ये एग्जम्प्ट है। वहां उदाहरण दिए, जैसे गवर्नमेंट ने पोर्ट ट्रस्ट को, या गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को, या गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत कोष को, या इस तरीके से मंडी समिति को, या मैंने एग्जांपल लिया सिडबी को, या फिर एमवाय हॉस्पिटल को, इनको जो सब्सिडी दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो सब्सिडी एग्जम्प्ट है क्योंकि खुद ही खुद को दे रहे हो आप। उस पर अगर इनकम टैक्स लगा लोगे तो खुद ही तो लोगे, खुद ही खुद से खुद पे इनकम टैक्स लेके, मतलब क्या मजा क्या आ रहा है इसमें, ठीक है। तो इसने खत्म कर दिया, सब्सिडी इज इन दिस केस एग्जम्प्ट। अब इसके बाद अगला प्रपोजिशन जो दिया हुआ है 28(5)(a), सेक्शन 28(5)(a) क्या है पहले वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद अमेंडमेंट पढ़ेंगे। तो वो तो वैसे आपको पता है पर फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि एक रिकलेक्शन जरूरी है। अमेंडमेंट की बैच सबसे इंपॉर्टेंट होती है और उसका रीजन मेरे पास ये है कि अमेंडमेंट की बैच करते करते अपना पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाता है। बिकॉज वंस यू आर टॉकिंग ऑफ द अमेंडमेंट यू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द ओल्ड लॉ, ओल्ड लॉ ये था, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि नया अमेंडमेंट ये आया है, तो अपने को ओल्ड लॉ भी रिवाइज हो जाता है और अब करेक्टेड और रिवाइज्ड अपडेटेड लॉ अपने पास आ जाता है। इसलिए हमेशा अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो रिवीजन के एंगल से अच्छी बात है ये। अब हुआ क्या कि एक सेक्शन हुआ करता था एंटी कॉम्पिटिटिव फीस का, ठीक है, बड़ा पॉपुलर सेक्शन था
और अभी भी है वो, उसमें लिखा हुआ है कि अगर किसी को नॉन कॉम्पीट फीस मिलती है, एंटी कॉम्पिटिटिव फीस मिलती है, एनी पेमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट अ बिजनेस, बिजनेस नहीं करने के लिए अगर पैसा मिलता है, एंटी कॉम्पिटिटिव फीस मिलती है। तो वो जो एंटी कॉम्पिटिटिव फीस मिलती है, वो एंटी कॉम्पिटिटिव फीस इज टैक्सेबल। ऐसा ओल्ड लॉ में था, पर ओल्ड लॉ में एक थोड़ा सा लूप होल रह गया था, और वो लूप होल था कि एंटी कॉम्पिटिटिव फीस अगर कोई बिजनेस को नहीं करने के लिए मिलती है तो वो टैक्सेबल है। तो किसी ने कहा कि सर अगर एंटी कॉम्पिटिटिव फीस मिलती है फॉर नॉट कैरिंग आउट अ प्रोफेशन, सीए ने अपनी प्रैक्टिस नहीं करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर से पैसा लिया, एंटी कॉम्पिटिटिव फीस मिलती है फॉर नॉट कैरिंग आउट अ प्रोफेशन, तो वो तो टैक्सेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि शब्द जो लिखे हैं शब्दों पे ध्यान देने की बात है। नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस, तो बिजनेस नहीं करने की जो पैसा मिलता है वो एंटी कॉम्पिटिटिव फीस टैक्सेबल है। प्रोफेशन नहीं करने का एंटी कॉम्पिटिटिव फीस जो मिलता है वो टैक्सेबल नहीं हो पाएगा, वो एक कैपिटल रिसिट है, उस पर इनकम टैक्स नहीं लग पाएगा। ये इंटरप्रिटेशन डेवलप हो चुका था, कुछ कोर्ट के जजमेंट भी आ गए थे, पर गवर्नमेंट को इतना अच्छा नहीं लगा ये, तो गवर्नमेंट ने यहां पे लिख दिया, आपके सामने है बात, और यहां पर उन्होंने बिजनेस के बाद दो शब्द और लिख दिए, और प्रोफेशन। तो अब एंटी कॉम्पिटिटिव फीस मिलती है फॉर नॉट कैरिंग आउट अ बिजनेस और नॉट डूइंग अ प्रोफेशन, तो इट इज टैक्सेबल। और आप देखोगे इनकम टैक्स में ये अमेंडमेंट बहुत जगह है, कैपिटल गेन में भी ऐसा अमेंडमेंट, गुडविल ऑफ अ बिजनेस होता था, तो उसमें क्या होता था कि गुडविल ऑफ अ बिजनेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ली जाती है, और गुडविल ऑफ अ प्रोफेशन में निल नहीं ली जाती थी। तो ऐसा कुछ मिलते जुलते वहां पर भी अमेंडमेंट्स हैं, जहां जहां और प्रोफेशन मिसिंग था उनको जहां मिला वहां अमेंडमेंट ले आए। ध्यान देना, उनको जहां मिल गया वहां ले आए। अभी भी कुछ बची है जगह, वहां एक आध साल में ले आएंगे, मोदी जी मोडिफिकेशन ले आएंगे एक आध साल में। अभी जो है आपके सामने वो ये है, हियर द थिंग इज एंटी कॉम्पिटिटिव फीस फॉर नॉट कैरिंग अ बिजनेस और अ प्रोफेशन इज चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। ऐसे ही एक होता है नॉट शेयरिंग नो हाउ। अगर किसी ने नो हाउ बनाया, पेटेंटेड प्रोडक्ट बनाया, और वो पेटेंटेड प्रोडक्ट किसी और से शेयर नहीं करने के पैसे ले रहा है, तो वो जो नॉट शेयरिंग नो हाउ के पैसे हैं वो टैक्सेबल होते थे, बट ओनली इफ इट इज नो हाउ रिलेटेड टू बिजनेस। तो अब उन्होंने वहां लिख दिया और प्रोफेशन, छोटे छोटे अमेंडमेंट है। सो एनी नो हाउ रिलेटेड टू बिजनेस और प्रोफेशन, उसको नहीं शेयर करने के अगर कुछ पैसे लिए जा रहे हैं तो इट इज डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अगला एक अमेंडमेंट है सेक्शन 32, एडिशनल डेप्रिसिएशन। नॉट अ बिग अमेंडमेंट, मतलब इसको नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ऐसा है। एडिशनल डेप्रिसिएशन में पिछले साल बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट आ चुके हैं, ओल्ड लॉ एक बार रिवाइज कर देता हूं। एडिशनल डेप्रिसिएशन में क्या होता है कि जनरली एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट होता है 20%। हावेवर अगर वो नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया ऑफ सर्टन स्टेट्स, 4 स्टेट्स उनमें है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट होता है 35%। तो ये तो था है, इसमें कोई चेंज नहीं है, था ऐसा। एडिशनल डेप्रिसिएशन जनरली 20 मिलता है या 35 मिलता है, पर अगर वो लेस देन 180 डेज है तो 20 की जगह 10 हो जाता है, और 10 इस साल ले लो, बचा हुआ 10 अगले साल ले लेना। अगर 35 है और लेस देन 180 डेज है तो 17.5 इस साल ले लो, 17.5 अगले साल ले लेना। तो वो था ऐसा का ऐसा, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, देयर इज नो चेंज। द एरिया ऑफ चेंजेस एडिशनल डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इग्नोर भी करोगे तो चलेगा। पहले यहां पे 3 नाम लिखे हुए थे। एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा टू एन असेसी हु इज एंगेज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दूसरा नाम लिखा हुआ था एनी असेसी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर। पावर जनरेशन कंपनीज को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ था
एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा टू एन असेसी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। और चौथा और आखिरी इस साल जोड़ा गया, एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा टू एन असेसी हु इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर। ट्रांसमिशन ऑफ पावर, जैसे इंडिया में एक है ग्रिड कॉरपोरेशन जो पावर ट्रांसमिशन करता है, देश भर में उनके ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो असेसी है ट्रांसमिशन ऑफ पावर करने वाला, इसको भी एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलेगा। अभी अपने को पहले तो मैं ये कहता हूं कि पावर वाली इंडस्ट्री में एडिशनल डिप्रिसिएशन मिलता है, ये भी एक न्यूज हो सकती है आपके लिए, क्योंकि अपने को तो ये पता है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में मिलता है एडिशनल डिप्रिसिएशन, तो पावर में मिलता है, ये भी एक बड़ी बात है, पहले पता हो वो। और उसमें भी कौन सी वाली पावर में मिलता है, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत मुश्किल की बात है अभी। तो वहां पर इस इंडस्ट्री में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है, ट्रांसमिशन ऑफ पावर, नॉट टू बी लर्नड एट ऑल, दैट इज माय एडवाइस। अभी ऐसे अमेंडमेंट का कोई सेंस नहीं होता है एग्जाम के लिए। ये क्या होता है, किसी इंडस्ट्री को अकोमोडेट करने के लिए अमेंडमेंट्स आते हैं, तो जिसको करने के लिए आए थे वो खुश हो गए, बाकी सीए का उससे कोई लेना देना जेन्युइनली नहीं है। अब उसके बाद अगला सेक्शन है 32AC 32AD। ये सेक्शन में अमेंडमेंट जो आया है, वो अमेंडमेंट को मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि मैं तो वैसे ही पढ़ाता था, पर कुछ ऐसे ऑथर्स थे जिनको इंटरप्रिटेशन उसमें कुछ और था, तो सभी लोगों का इंटरप्रिटेशन एक जैसा हो जाए, टू क्लेरिफाई दैट पॉइंट उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है। सेक्शन 32AC और सेक्शन 32AD दे रिलेट टू इन्वेस्टमेंट अलावेंस। इन्वेस्टमेंट अलावेंस, राइट। इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता है ऐसे एसएससी को जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता है अगर आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदते हो। इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलता है 15% ऑफ द कॉस्ट। अगर आप नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में करते हो तो 32AD लगता है, अदर देन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में जाते हो तो 32AC लगता है। 25 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो 32AC में आपको डिडक्शन मिलता है। वो कंडीशन सब थी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक झगड़ा चल रहा था, झगड़ा ये था कि सर हमने अगर प्लांट फाइनेंशियल ईयर 15-16 में एक्वायर किया और अगर इस प्लांट को इंस्टॉल किया 16-17 में, तो हमको इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलेगा क्या? हमने प्लांट एक्वायर किया 15-16 में और इंस्टॉल किया 16-17 में, हमें इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलेगा क्या? एंड मोर ओवर जो लैंग्वेज थी सेक्शन की वो थी कि द न्यू प्लांट एंड मशीनरी विच इज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इसका एक इंटरप्रिटेशन ऐसा किसी ने डेवलप किया कि ये जो इन द प्रीवियस ईयर है, इट हैज टू बी रेड विथ एक्वायर्ड एज वेल एज इट हैज टू बी रेड विथ इंस्टॉल्ड। तो इसका ये मतलब है इट शुड बी एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड इंस्टॉल्ड इन द प्रीवियस ईयर। उनका कहना अपनी जगह सही है, अब सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। माय इंटरप्रिटेशन वाज कि लॉ जो कहता है वो है एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो एक्वायर कभी भी किया हो, पर अगर करंट ईयर में वो इंस्टॉल कर लिया गया है तो आपको इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलेगा। ऐसा इंटरप्रिटेशन था। अगेन सही या गलत तो अमेंडमेंट तय करेगा कि क्या है। अभी झगड़ा ये चालू हो गया और एक डिबेट चालू हो गया कि अगर हमने प्लांट इस साल खरीदा 15-16 में और उसका इंस्टॉलेशन 16-17 में कंप्लीट हुआ तो हमको इन्वेस्टमेंट अलावेंस मिलेगा भी क्या? और अगर मिलेगा तो किस साल मिलेगा, 15-16 में या 16-17 में? ये बड़ा डिबेट चालू हो गया। उस डिबेट को खत्म करते हुए इस साल उन्होंने अमेंडमेंट दे दिया और उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया कि इन्वेस्टमेंट अलावेंस आपको मिलेगा भले ही प्लांट इज एक्वायर्ड इन 1 ईयर एंड इट इज इंस्टॉल्ड इन अनदर ईयर।
प्लांट एक साल एक्वायर किया हो और दूसरे साल इंस्टॉल किया हो तो भी आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। और जहां तक बात आती है कि किस साल मिलेगा, उसका आंसर यह कि जिस साल वो दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड। एंड मतलब क्यूमुलेशन, तो जिस साल दोनों फुलफिल हो जाएगी उस साल मिलेगा। 15-16 में खरीदा, 16-17 में इंस्टॉल हुआ, तो 16-17 में आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिल जाएगा। आई हैव 2 क्वेश्चंस, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा क्या अगर एक साल एक्वायर किया दूसरे साल इंस्टॉल किया? आंसर इज इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा। आई हैव सेकंड क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा तो किस साल में मिलेगा? द आंसर इज इन द ईयर द एसेट इज एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड। जब ये दोनों चीजें फुलफिल हो गई तब आपको इन्वेस्टमेंट अलाउंस उस फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगा। तो ये हो गया सेक्शन 32 ए सी और ए डी। अमेंडमेंट था, छोटा सा था, खत्म। अब उसके बाद एक सेक्शन आता है 35 ए बी ए। 35 ए बी ए, ये पढ़ने के लिए अपन याद करते हैं, किसी को ध्यान हो अगर 35 ए बी बी? 35 ए बी बी करके एक सेक्शन था, 35 ए बी बी एक सेक्शन। Somebody remembers it? Somebody you can raise your hand if you. Telecom license fees, good. Right, rightly said, telecom license fees. 35 ABB कहता था कि आपकी जो टेलीकॉम लाइसेंस फीस है उसको आप अमोर्टाइज कर सकते हो ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द टेलीकॉम लाइसेंस। अभी 2-3 साल पहले, इनफैक्ट और पहले, स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट चालू किया था उन्होंने, और वो क्या स्पेक्ट्रम लीज पे देते थे। 2G स्पेक्ट्रम, 3, उसके घोटाले सुने होंगे आपने, है ना? हाँ, तो 2G स्पेक्ट्रम, 3G स्पेक्ट्रम, वो जो है ऐसे करके उन्होंने स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जो लीज पे देते थे एरिया वाइज। जैसे मुंबई है, इट इज अ सर्कल, वो सर्कल हमने से एयरटेल को लीज पे दे दिया। एयरटेल यहाँ का पर्सन है जो इंचार्ज है और वो सब लीज पे दूसरे लोगों को स्पेक्ट्रम दे सकता है। आई डोंट नो, आपने कभी सुना हो कि एमपी में टेलीकॉम ऑपरेटर जो है वो मेन ऑपरेटर इससे आइडिया, आइडिया को उन्होंने एमपी सर्कल दे दिया और आइडिया जो है वो बाकी लोगों को देता है वहां पर सब लीज पे एक्सेस। दैट इज हाउ थिंग्स हैपन। तो उसकी बोलियां लगती थी कि एमपी सर्कल मेरा, गुजरात सर्कल मेरा, और बोली लगा के आप स्पेक्ट्रम लेते हो। स्पेक्ट्रम मतलब एरिया का राइट, आई कैन से, वहां के जितने भी सर्किट्स हैं वो आप खरीद लीज, और वो लीज पे लेने के बाद आप उसको एक्सेस के राइट्स देते हो। अगर कोई दूसरा मोबाइल ऑपरेटर ऑपरेट करता है तो आप उससे चार्जेस ले सकते हो। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है। अपन कोई टेलीकॉम इंडस्ट्री की स्टडी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी मेरी तरफ से मैंने बता दिया। तो ये जो स्पेक्ट्रम की चार्जेस है, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम चार्जेस, इसका क्या होगा? अगर आप लाइसेंस लेते हो, जो कि ऑर्थोडॉक्स पुराना कॉन्सेप्ट है, तो लाइसेंस फीस तो अमोर्टाइज हो जाएगी, पर ये जो स्पेक्ट्रम की फीस है इसका क्या होगा? तो उन्होंने ही कह दिया सिंपल कि जैसा लाइसेंस फीस का होता है वैसा स्पेक्ट्रम का होगा। पूरा का पूरा बहुत बड़ा सेक्शन है ये। आप जब इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखोगे तो 4-5 पेज में है ये, पर अल्टीमेटली बात इतनी सिंपल है कि टेलीकॉम लाइसेंस फीस इज अमोर्टाइज्ड over the lifetime of the license and telecom spectrum is amortized over the lifetime of the spectrum. पूरे के पूरे सेक्शन में बस एक शब्द चेंज कर लेना। कभी आपने 35 ABB पढ़ा हो तो जहां जहां लाइसेंस लिखा हो वहां वहां स्पेक्ट्रम रिप्लेस कर लेना। आपको अमोर्टाइजेशन मिलता था लाइसेंस फीस का, वो मिलता था फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द लाइसेंस फीस। जिस दिन आपने लाइसेंस फीस पे किया तब से आपको अमोर्टाइजेशन मिलता था। यहां भी है कि जब से आपने पेमेंट किया तब से आपको अमोर्टाइजेशन मिलता है। फिर अगर आपने लाइसेंस बेच दिया तो आपको बैलेंसिंग चार्ज, टर्मिनल डिडक्शन, ऐसी कुछ चीजें होती थी। यहां भी वो सब कुछ है। मैं तो एक सिंपल चीज कह रहा हूं कि आपके जहां भी लिखा हुआ है 35 ABB, वहां पे जो जो लिखा है उसमें आप सिर्फ एक वर्ड ऐड कर सकते हो, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का भी वही ट्रीटमेंट है जो टेलीकॉम लाइसेंस फीस का है।
उसके अलावा उसमें कोई और बड़ी बात नहीं है। अगला सेक्शन है सेक्शन 36(1)(7)(a). I'll take this section 36(1)(7)(a), 40(a)(1)(b), छोटे छोटे हैं ये, and then I'll talk about the last 43(b). ये तीन आज कर लेता हूं मैं, we have some 7-8 minutes to do, उसमें ये तीनों हो जाएंगे। और फिर कल का बड़ा अमेंडमेंट हमारे सामने ही है, उसके बाद 44(ab), 44(ad), मतलब वो 1.5 घंटा पूरा, 1 से 1.5 घंटे का अमेंडमेंट है। बहुत लंबा चौड़ी बातें हैं, खूब डिटेल्ड है, और इतना कंफ्यूजन है कि उसके ऊपर ही इंस्टीट्यूट 30-40 नंबर पूछ सकती है। इंपॉर्टेंट भी अपने प्रोफेशन के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, तो बिल्कुल पक्का है कि वो तो आएगा ही। पर अभी के छोटे छोटे 2-3 अमेंडमेंट्स में करा देता हूं। 36(1)(7)(a) बात करता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का डिडक्शन मिलता है। 7.5% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम प्लस 10% ऑफ एवरेज एग्रीगेट रूरल एडवांसेस, ऐसा कुछ होता है। फिर फॉरेन बैंक्स में जो मिलता है वो मिलता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम। ये 5% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम मिलता है फॉरेन बैंक्स को। पहले से था ये, मतलब नई बात नहीं है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को। इस लिस्ट में उन्होंने एक और जोड़ दिया, NBFC। ठीक है, NBFCs को भी एनपीए प्रोविजन का डिडक्शन मिलेगा। 5% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम, एनबीएफसी भी अब एनपीए प्रोविजन। देखो, है तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात, मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं। आप कभी देखना, प्रूडेंशियल नॉर्म्स आपने बैंकिंग सेक्टर के पढ़े होंगे, मतलब ऑडिट वगैरह में पढ़े होंगे। तो बैंक्स के केस में यू गेट अ डिडक्शन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, आपके जो अकाउंट्स होते हैं उसमें मिलता है वो, इनकम टैक्स को उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो आपको अकाउंट्स में मिलता है प्रूडेंशियल नॉर्म्स के हिसाब से, उसमें आपको बैंक के लिए भी मिलता है वो। इवन एनबीएफसी को भी आरबीआई नॉर्म्स में कवर किया गया। एनबीएफसी को भी एनपीए नॉर्म्स लगते हैं। दे कैन क्लासिफाई देयर असेट्स एज सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस असेट्स एंड क्लेम द डिडक्शन फॉर प्रोविजन फॉर डेट्स। तो जब एनबीएफसी को आरबीआई एनपीए प्रोविजन का बेनिफिट दे रही है, तो उसको इनकम टैक्स में क्यों नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये इंसेंटिव दे दिया एनबीएफसी को। लॉजिकली क्योंकि आरबीआई भी एनपीए प्रोविजन देती है, तो इनकम टैक्स में भी उसको एनपीए प्रोविजन का डिडक्शन इस साल से दे दिया गया है। सो एन एनबीएफसी विल गेट 5% ऑफ द ग्रॉस टोटल इनकम एज अ डिडक्शन फॉर बैड एंड डाउटफुल dates, provision for bad and doubtful dates. Similar to other organizations, they will also get it. छोटा सा प्रोविजन डन। इसके बाद 40(a)(1)(b), ये जो सेक्शन है देखो, इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, आज ही बात की इसकी अपन ने, तो आज बात कंप्लीट हो जाती है, आज पूरी की पूरी बात हो जाती है। हमारा असेसी, मैं आई टेक यू बैक टू दैट एग्जाम्पल। हमने एक एग्जाम्पल लिया था जहां पर हमने कहा था कि एक कंपनी है यूट्यूब, नॉन रेसिडेंट। यूट्यूब की इनकम जो है वो इंडिया में एग्जम्प्ट हो जाती है, और उसका रीजन ये होता है क्योंकि उनका इंडिया में कोई पीई नहीं है। तो यूट्यूब कहते थे कि हमको टैक्स नहीं लगता है। अब क्योंकि डायरेक्टली सरकार उनसे इनकम टैक्स नहीं ले पा रही थी, तो उन्होंने एक इक्वलाइजेशन लेवी लाए। जो भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देगा और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करेगा, तो उस नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करते समय पेयर की जिम्मेदारी है, पेयर की, कि वो इक्वलाइजेशन लेवी डिडक्ट करे और डिडक्ट करके सरकार को जमा करे। तो मान लो यूट्यूब को, पेटीएम यूट्यूब को पेमेंट कर रहा है 1 करोड़, तो पेटीएम की जिम्मेदारी है कि वो 6 लाख रुपए डिडक्ट करके सरकार को जमा करे इक्वलाइजेशन लेवी, गूगल टैक्स।
और YouTube को इंडिया में इनकम टैक्स नहीं लगेगा। YouTube के लिए जो रेलेवेंट सेक्शन है वो है 10 सबसेक्शन 50, पढ़ चुके हैं आज ही। अब आगे की बात है पेटीएम के लिए। नाउ माय असेसी इज पेटीएम द पेयर। पेयर जब पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, एंड नाउ यू कैन सी दैट नॉन रेसिडेंट इज रिटन ओवर देयर। पेयर जब पेमेंट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, तो पेयर को जैसे टीडीएस काटना भी है और काट के जमा भी करना है, वैसे ही उसको इक्वलाइजेशन लेवी काटना भी है और काट के जमा भी करनी है। तो हमारा असेसी पेटीएम 1 करोड़ का पेमेंट कर रहा है, तो उसको 1 करोड़ पे 6 लाख रुपए काटना भी है और काट के जमा भी करना है। कब तक? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक, जैसे टीडीएस में होता है। यू हैव टू डिडक्ट एंड डिपॉजिट अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। और अगर आपने टीडीएस काट के जमा कर दिया तो वेल एंड गुड। तो यहां पर इक्वलाइजेशन लेवी काट के जमा कर दिया तो वेल एंड गुड। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। 1 करोड़ का खर्चा किया आपने और इक्वलाइजेशन लेवी नहीं डिडक्ट किया या डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया, 1 करोड़ का पूरा खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। एक सेक्शन है 40A1, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, टीडीएस काटना है, कॉपी पेस्ट फॉर इक्वलाइजेशन लेवी। कॉपी पेस्ट, आपको इक्वलाइजेशन लेवी काटना है या फिर आपको इक्वलाइजेशन लेवी काट के जमा करना है। अगर आपने नहीं काटा या काट के जमा नहीं किया तो आपका खर्चा 100% डिसअलाउ हो जाएगा। 30% नहीं है, वो होता है ना रेसिडेंट के केस में 30% होता है। दिस इज नॉट द केस ऑफ रेसिडेंट। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 40A1 का ये कॉपी पेस्ट है, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट, टीडीएस नहीं काटा, 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। ठीक है। अगर आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या काट के जमा नहीं किया तो आज डिसअलाउ हो जाएगा, पर सब्सिक्वेंटली आपने कर दिया तो सब्सिक्वेंट कंप्लायंस कर दिया तो मान लो सब्सिक्वेंटली जमा कर दिया तो उस साल में खर्चा अलग हो जाएगा, जैसा 40A1 में होता है, 40A1 में होता है। आज खर्चा डिसअलाउड, जब जमा कर दिया तब खर्चा अलाउड। छोटा सा प्रोविजन, पर अब बात पूरी हो जाती है इक्वलाइजेशन लेवी की। पेयर के एंगल से 40A1B और पेई के एंगल से 10 सबसेक्शन 50। अब आखिरी आज का प्रोविजन है 43B। बहुत पॉपुलर सेक्शन है 43B। व्हाट आई हैव टू से अबाउट इट? कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिनका डिडक्शन मिलता है ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया तो अलाउड, नहीं जमा किया तो डिसअलाउड। उसमें 5 पॉइंट्स थे पहले: टैक्स, ड्यूटी, सेस और फीस। दूसरा था एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और एनी सुपरएन्वेशन फंड। तीसरा था दैट वाज द लीव एनकैशमेंट। फिर चौथा था डी पॉइंट, दैट वाज द केस ऑफ बोनस और कमीशन। पांचवा और आखिरी था, और वो था इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे 5 पॉइंट थे। इस साल एक और पॉइंट इस सीरीज में जोड़ दिया गया और वो है पेमेंट टू रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे असेट्स। ये एक अमेंडमेंट है जो एक्चुअली आप कह सकते हो हैवी गुड्स इंडस्ट्री के लिए है। ये अपने मतलब घर में जो टिकट विकेट कराते हैं उसके लिए नहीं है, बिजनेस हेड की बात है ये। ठीक है, घर से अपने कोई जाना है, ट्रेन का टिकट कराया, ये तो सब प्रीपेड होते हैं। आप टिकट तभी करा सकते हो जब पैसे देते हो, पैसे भरो फिर टिकट आता है अपने को, तो इट इज अ प्रीपेड सिस्टम। ये जो बात है टिपिकली ये इट इज अबाउट द रेलवे वैगन्स, जो लोग गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे यूज करते हैं। जैसे कोई माइनिंग इंडस्ट्री है, गिट्टी वगैरह,
गिट्टी के लिए उन्होंने रेलवे का वैगन किराए पे लिया, या फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो उन्होंने क्या किया कि अपनी फैक्ट्री तक रेलवे साइडिंग्स डलवा ली और वहां पर आयरन एंड स्टील लोड करके सप्लाई करते हैं। तो हैवी गुड्स इंडस्ट्री हमारा एसएससी है। अभी मान लो टाटा स्टील, लेट अस नेम इट, टाटा स्टील ने रेलवे वैगन्स किराए पे लिए और अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है टाटा स्टील का। तो अब टाटा स्टील क्या करते थे, रेलवे वैगन किराए पे ले लिए पर किराया नहीं दिया, किराया नहीं दिया पर इनकम टैक्स में उसको प्रॉफिट में से कम कर लिया ऑन अक्रूवल सिस्टम। तो डबल हो गया ये। तो मतलब एक तो सरकार का जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसको पैसे भी नहीं मिले और दूसरी तरफ इनकम भी कम कर लिया आपने तो इनकम टैक्स भी नहीं मिला। तो ये चीज को नलीफाई करने के लिए, ये अश्योर करने के लिए कि लोग अपना रेलवे का फ्रेट वगैरह समय से भर दें, रेलवे वैगन्स का भाड़ा समय से भर दें, तो उन्होंने कहा इनकम टैक्स में आपको रेलवे वैगन्स के किराए का डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप उसका पेमेंट करते हो। पेमेंट टू रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे असेट्स इट इज अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। अगर आपने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न तक जमा कर दिया रेलवे डिपार्टमेंट में पैसा तो इनकम टैक्स में प्रॉफिट में डिडक्शन मिलेगा, नहीं जमा किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। That is the last of the amendment for the day. Thank you very much. We'll continue the amendments tomorrow. Thank you.